हेलो एंड वेलकम टू ब्रांड न्यू ट्यूटोरियल ऑफ वेब डेवलपमेंट। हम शुरू करेंगे HTML से। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML बेसिकली इसी से ही आप अपनी वेबसाइट को एक स्ट्रक्चर दे पाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमारा ये वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल कंप्लीट होगा तो आप जैसी वेबसाइट दिखाई दे रही है ऐसी वेबसाइट बना पाएंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं इसको प्रेफर करूँगा। वैसे आप नोटपैड से भी HTML सीख सकते हैं, नोटपैड में नॉर्मली लिख सकते हैं कोड, पर ओवरऑल टोटल वेब डेवलपमेंट सीरीज़ के लिए मैं चाहूँगा कि आप विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर लीजिए और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके बाद आपको कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड करनी होंगी, जैसे कि लाइव सर्वर और प्रीटियर। ये कोड के लिए हैं दोनों। आप लाइव सर्वर डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है, इसीलिए इंस्टॉल और डिसेबल का आइकन आ रहा है। और आप ऐसे ही इसको एक्सटेंशन वाले बॉक्स पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आप प्रीटियर डाउनलोड कर लीजिएगा कोड फॉर्मेटर के लिए। और बेसिकली जो HTML है इसमें कुछ टैग्स, एट्रीब्यूट्स वगैरह यूज़ होते हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के बताऊँगा। और सबसे पहले आप एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लीजिएगा। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं जैसे इसको नाम दे रहा हूँ HTML ट्यूटोरियल। और इसके बाद आप इसको विजुअल कोड में ऐसे ड्रैग करके भी ओपन कर सकते हैं या फिर ओपन फोल्डर पे भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आपको अब एक फ़ाइल क्रिएट करनी है जिसमें आप कोड लिखेंगे। इस आइकन पे क्लिक कीजिएगा। मैं अपनी फ़ाइल को index.html नाम दे रहा हूँ, क्योंकि जब हम इसको होस्ट करते हैं ये काफ़ी एडवांस टॉपिक है। आप अभी कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट आई प्रेफर आप फर्स्ट फाइल को index.html नाम दें। और उसमें मैं कुछ कोड लिखूँगा। अभी मैंने कोड कॉपी पेस्ट कर लिया है जो मैंने पहले से ही लिखा हुआ था, पर आप इसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में इसमें बताऊँगा। ये देखिए मेरा नया कोड लिखा हुआ चल रहा है इसमें। अभी मैंने ये उस फोल्डर में जाके सेव की हुई index.html फाइल सेव की हुई ओपन की है। आप इसे गो लाइव भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने लाइव सर्वर डाउनलोड किया हुआ है, तो आप इसको विजुअल कोड से ही गो लाइव भी कर सकते हैं। गो लाइव करने का फ़ायदा ये होगा कि हमें ये बार बार रिफ़्रेश नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप इसको डायरेक्टली फ़ोल्डर से ओपन करते हैं तो आप जो भी चेंजेस करेंगे सेव करने के बाद आपको एक बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। जैसे अगर आप नोटपैड में कर रहे हैं तो आपको सेव करके बार बार रिफ़्रेश करना पड़ेगा। और चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही माई फर्स्ट HTML कोड लिखा हुआ है तो ये हेडिंग के अंदर लिखा हुआ है। ये H1 टैग है, ये हेडिंग शो कर रहा है। और H2, H3, H4, H5, H6 ये सब हेडिंग का साइज़ डिसाइड करते हैं। H1 बिगर हेडिंग, H6 स्मॉलर इन साइज़। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बॉडी टैग है, आप हेडिंग के ऊपर बॉडी टैग देख रहे होंगे, इसी के अंदर आप अपना सारा कोड लिखते हैं जो विजिबल होता है आपको वेबसाइट में। इससे ऊपर आपने HTML का टैग देखा होगा, नीचे बॉडी टैग जहाँ पे बंद हो रहा है उसके नीचे भी HTML का टैग आपको दिखाई दे रहा है। ये हम नॉर्मली बॉडी टैग के बाद लगाते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सारी हेडिंग का साइज़ एक दूसरे से छोटा है, वो 1 to 6 तक आपको शो हो रहा है। इसके बाद मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, जो P टैग यूज़ हो रहा है, ये पैराग्राफ के लिए हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ये टैग क्या है। टैग एलिमेंट का वो पार्ट है जिसके बीच में हम कुछ कंटेंट रखते हैं। जैसे ये P टैग आपको शो हो रहा है, तो P पैराग्राफ के लिए शो हो रहा है। देखिए पैराग्राफ आ गया, इसके अंदर हम कुछ भी लिख रहे हैं। अगर मैं इसमें नॉर्मली एंटर करता हूँ किसी वर्ड के बाद और भी मैं फर्दर एंटर करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये चेंज नहीं होगा वहाँ पे कोई, क्योंकि HTML ऐसे आप अगर पैराग्राफ के अंदर कोई स्पेस या फिर एंटर डालते हैं तो वो शो नहीं होता है, वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो एक सिंपल पैराग्राफ शो करेगा। जब भी आप P टैग यूज़ करते हैं तो एक नई लाइन से एक पैराग्राफ आना शुरू होता है। अगर आपको एंटर करना है तो उसके लिए एक BR टैग है। BR से आप दूसरी लाइन में आ जाएंगे, लाइन ब्रेक हो जाएगी। और अगर आप मल्टीपल टाइम एंटर करना चाहते हैं या फिर दूसरी लाइन में आने चाहते हैं तो आप बार बार BR टैग का यूज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सारी लाइंस में हम अलग आ गए हैं। और ये सब का सब हमने P टैग के अंदर, P पैराग्राफ टैग के अंदर किया हुआ है। और आप देख रहे हैं जैसे मैं बॉडी से बाहर कुछ लिखूँगा, HTML के बाहर कुछ लिखूँगा या डॉक टाइप के बाहर ऊपर कुछ लिखूँगा, वो सब शो होगा वेबसाइट पे, पर हम ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि ये बाद में फर्दर कोड में एरर आ जाता है इससे।
अभी आप देख पा रहे हैं कि ये बेसिक एक कोड है, मैं आपको इसका सोर्स कोड लिंक में दे दूंगा, आप इसे बस एक जनरल आइडिया की तरह यूज़ कीजिए। हम थोड़ा फास्ट चलेंगे वीडियो में क्योंकि बहुत कुछ कवर करना है और जो चीज़ जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी उसको उतनी ही ज़्यादा डिटेल में बताया जाएगा। सबसे पहले हम हेडिंग टैग को देखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो टैग्स हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। अगर आप स्मॉल में एच लिखोगे या फिर कैपिटल में एच लिखोगे तो वो सेम ही काम करेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अभी हमने कैपिटल में करके देखा है तो भी सेम काम कर रहा है। अगर एक को कैपिटल में छोड़ते हैं, एक को स्मॉल में करते हैं तो भी सेम ही काम करेगा। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉर्मली जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो स्मॉल में करते हैं, इसको स्मॉल में यूज़ करते हैं, तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा गुड प्रैक्टिस के लिए। इससे अलग जो लिंक हम बनाते हैं, जैसे कि आप किसी वर्ड पे क्लिक कीजिए और वो किसी लिंक पे ले जाए, दूसरे पेज के लिंक पे ले जाए, तो उसके लिए यहाँ पे ए टैग होता है। ए के बाद जो ये href लिखा हुआ है इसमें आप वो लिंक डाल सकते हैं जिस पे आपको भेजना है। देखिए जैसे कि मैं विस्टारी टेक्नोलॉजीज़ पे क्लिक करूँगा तो मैं दूसरे पेज पे जा रहा हूँ, तो ये लिंक हो गया, इस पेज से दूसरे पेज का लिंक हो गया। अब देखिए ये जो href के अंदर डाला हुआ है ये दूसरे पेज का लिंक है। इससे अलग मैं आपको इमेज बताता हूँ किस तरह लगती है। जैसे इमेज के बाद ये src लिखा हुआ है, सोर्स लिखा हुआ है, तो इसमें इमेज की लोकेशन होती है। अभी मैंने इमेज का डायरेक्ट नाम लिखा है क्योंकि मैंने इमेज सेम फोल्डर में डाली हुई है। उसके बाद इमेज की विड्थ और हाइट लिखी हुई है, तो ये 500 पिक्सल विड्थ है और 500 पिक्सल हाइट है। अब देख रहे हैं आप HTML ट्यूट्स के नाम से जो मैंने फोल्डर बनाया था उसमें मैंने इमेज डाली हुई है, और यहाँ पे भी आपको विजुअल कोड में भी इमेज नज़र आ रही है। देखिए आपको दोनों जगह पे इमेज नज़र आ रही है। अब जैसे ही मैंने कोड को सेव किया तो आप देख पा रहे हैं कि इमेज शो हो रही है, पर ये जो मैंने लिंक बनाया था इस साइड में शो हो रहा है। आपको याद होगा कि हम दूसरी लाइन में आने के लिए ब्रेक यूज़ करते थे, ब्रेक बी आर लगाएंगे तो दूसरी लाइन में आएगा। अगर मैं नॉर्मली यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ये दूसरी लाइन में नहीं आएगा। और आप देख रहे हैं जितनी बार मैं मल्टीपल टाइम ब्रेक यूज़ करूँगा उतनी लाइन नीचे जाता चला जाएगा। ये एक ब्रेक एक लाइन नीचे, और मल्टीपल टाइम ब्रेक यूज़ करूँगा तो मल्टीपल लाइन नीचे चला जाएगा। इससे अलग आप जैसे कि देख रहे हैं कि ये पी टैग, पैराग्राफ के लिए पी टैग यूज़ किया था, तो इसमें हम अगर स्पेस या एंटर देते हैं तो दूसरी लाइन में नहीं जाता है। पर अगर हम प्री टैग यूज़ करें, PRE, तो ये प्री डिफाइन होता है। मतलब कि प्री डिफाइन मैं बोलता हूँ इसको कि अगर अब इसमें आप कुछ भी डिसाइड करें, एंटर से आप नेक्स्ट लाइन में लेके जाएंगे या फिर कोई स्पेस देंगे तो वो एज इट इज़ दिखाई देगा। देख रहे हैं आपको एज इट इज़ नज़र आ रहा है। पहली लाइन में कम स्पेस है, दूसरी में ज़्यादा, तीसरी में उससे ज़्यादा। और मैं अगर जैसे आपको पी टैग दिखाना चाहूँ मैं, जैसे कि मैंने पी टैग के अंदर स्पेस दिया और मैं इस स्पेस को देने के बाद अगर मैं इसको सेव करके दूसरे पेज पे जाऊँगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है। इसका रीज़न है क्योंकि पी के अंदर आप स्पेस या फिर एंटर यूज़ करेंगे कोई चेंज नहीं होगा, पर प्री टैग के अंदर अगर आप स्पेस या एंटर यूज़ करेंगे तो वो एज इट इज़ शो होगा। पर नॉर्मली हम प्री टैग यूज़ नहीं करते हैं, हम पैराग्राफ के लिए पी यूज़ करते हैं, पी टैग। और अगर हमें दूसरी लाइन में ले जाना होता है तो हम BR टैग यूज़ करते हैं उसके अंदर। और अगर हमें कुछ इंडेंटेशन देनी होती है, स्पेस देना होता है, स्पेस के लिए अलग टैग है हमारा जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और इंडेंटेशन वगैरह अगर हमें कुछ भी देनी होती है या फिर हमें थोड़ा साइड में लेके जाना होता है तो उसके लिए हम CSS का यूज़ करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने इमेज डालना, लिंक डालना और नॉर्मल थोड़े बेसिकली टैग्स के बारे में देखा है। ये सब टैग हैं। प्री टैग हो गया, पी, हेडिंग, और लिंक के लिए A हो गया, इमेज के लिए IMG हो गया। और ये मोस्टली टैग्स सभी हमारे ओपनिंग एंड क्लोज हैं। जैसे कि पी देख रहे हैं आप, ओपन भी हो रहा है, क्लोज भी हो रहा है, प्री भी ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है। इससे अलग हमारे पास एम्प्टी भी होते हैं जो जैसे कि क्लोज नहीं होते हैं। जैसे हमने अभी BR यूज़ किया तो इसकी कोई क्लोजिंग नहीं है। या फिर इससे अलग और भी काफ़ी टैग्स हैं। HR है, वो आपको लाइन दे देगा एक बीच में। या फिर इससे अलग आपने इमेज देखा, इमेज की भी हमने कोई क्लोजिंग नहीं की है। तो ये कुछ टैग्स होते हैं, कुछ क्लोज होते हैं, कुछ नहीं। पर हाँ, जो टैग्स क्लोज होते हैं उन्हें डेफिनेटली हमें क्लोजिंग देनी होगी, और अगर जो कोई टैग नहीं क्लोज होता है तो उसके लिए क्लोजिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तक जो हमने कोड लिखा है उसमें हम सारी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। लिंक है हमारे पास, हेडिंग्स वगैरह हैं, फ़ोटो है, पर ये एक वेबसाइट जैसा नहीं दिख रहा है। अगर इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन होगी भी तो ये यूज़र फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि जब तक वेबसाइट खूबसूरत नहीं होगी तब तक यूज़र को उसे चलाने में मज़ा नहीं आएगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इसको खूबसूरत बना सकते हैं। उससे पहले मैं आपको कमेंट डालना दिखाता हूँ। कमेंट हम किस तरह से डाल सकते हैं, क्योंकि कमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये
प्रोग्रामर्स के लिए यूज़फुल है कि बाद में वो देख के समझ पाए कि क्या लिखा हुआ है कोड के अंदर। तो जो लास्ट में हमने कमेंट लिखी है वो विजिबल नहीं हो रही है, यही मेनली काम है कमेंट का कि वो विजिबल ना हो पेज पर, और अगर कोई प्रोग्रामर कोड पढ़ना चाह रहा है तो उसको ईजी हो कोड को पढ़ना। अब ये जो हमने कमेंट से बाहर लिखा है ये विजिबल हो पा रहा है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये विजिबल हो पा रहा है। तो बेसिकली कमेंट हम इसीलिए लिख रहे हैं कि वो विजिबल ना हो, इसलिए हम उसको कमेंट बॉक्स के अंदर लिख रहे हैं। और कमेंट से ये फ़ायदा हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं हेडिंग स्टार्ट लिखा है तो उससे पता लग पा रहा है कि इसके नीचे हेडिंग स्टार्ट हो रही है। इससे अलग हम स्टाइल पे आते हैं। स्टाइल से क्या हो रहा है कि हम ब्यूटीफाई कर रहे हैं उसको, जैसे कि मैंने पी पैराग्राफ के अंदर कलर रेड करा है, तो अब आप देख पा रहे हैं कि पैराग्राफ का कलर रेड हो गया है, जो उसके अंदर टेक्स्ट लिखा है उसका कलर रेड हो गया। इससे अलग मैं अगर उसको पैडिंग दे के मैं अगर उसको पैडिंग दूँ, मान लीजिए 100 पिक्सल मैं उसको पैडिंग दे देता हूँ, तो अब उसको चारों साइड से 100 पिक्सल पैडिंग मिल गया। देख रहे हैं आप, लेफ़्ट से, ऊपर से, नीचे से, चारों साइड से उसको 100 पिक्सल पैडिंग मिल गया। हम चाहें तो स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, किसी एक साइड से दे सकते हैं, जैसे लेफ़्ट से देना चाह रहे हैं, मान लीजिए हम खाली लेफ़्ट से दे रहे हैं, तो अब आप देखेंगे कि बाकी नहीं शो हो रहा है, खाली लेफ़्ट से पैडिंग शो हो रही है। तो इस तरह से हमारा कोड ब्यूटीफाई हो जाएगा, वो देखने में अट्रैक्टिव भी लगेगा और समझने में भी आसान होगा। अगर मान लीजिए आप बहुत सारा इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं तो वो ऐसी होनी चाहिए जो समझ में आए। अब ये जो है ये इनलाइन CSS है, मतलब कि अगर हम स्पेसिफाई करते हैं कि पी को ही, एक स्पेशल पी को ही कलर रेड दिया है हमने, तो वो इनलाइन है, वो उतनी ही लाइन ऑफ कोड में काम करेगा। पर इससे अलग हम पूरी शीट पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे जितनी भी H1 हेडिंग है शीट के अंदर उस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह से स्टाइलिंग करने दिखाऊंगा। सबसे पहले आप हेड टैग के ऊपर आप हेड टैग को देखिएगा, उसमें हम स्टाइल डालेंगे और उसको अगर हम H1 हेडिंग को कलर देंगे कोई, तो जितनी भी H1 हेडिंग होंगी हमारे पास उनका कलर चेंज हो जाएगा। अभी हमारे पास H1 हेडिंग एक है, उसका कलर चेंज हो गया है, पर अगर हम मल्टीपल टाइम H1 हेडिंग यूज़ करते हैं अपने कोड में, तो सभी H1 हेडिंग का कलर वही हो जाएगा जो हमने ऊपर चेंज किया है। और आप देख रहे हैं कि स्टाइल जो टैग है उससे ऊपर एक हेड टैग है, ये हेड टैग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बाद में हमारे बहुत काम आएगा। अभी बस आप इसको इस तरह से ध्यान रखिए कि जो स्टाइलिंग है वो हम हेड टैग के अंदर कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, जैसे कि ये सभी H1 टैग का कलर बदल गया, तो अभी स्टाइलिंग हम हेड टैग के अंदर कर रहे हैं। आप इतना मेमोराइज कर लीजिए। ये हो गई हमारी इंटरनल स्टाइलिंग। हेड टैग के अंदर H1, सभी के सभी H1 हमारे एक्वा कलर के हो गए हैं, जैसे कि अभी हमने देखा। इससे अलग हम अगर पूरी बॉडी का कलर चेंज करना चाहें, जितना भी टेक्स्ट है बॉडी के अंदर उसका कलर चेंज करना चाहें, मान लीजिए हम ब्राउन कलर करना चाह रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि पूरी बॉडी के अंदर ब्राउन कलर हो गया, एक्सेप्ट उसको छोड़ के जिसका हमने अलग से कलर चेंज किया हुआ है। जैसे H1 का हमने अलग से कलर चेंज किया हुआ है, P का अलग से कलर चेंज किया हुआ है, तो वो अलग शो होगा। तो ये हमारा हो गया इंटरनल स्टाइलिंग। इससे अलग एक्सटर्नल स्टाइलिंग होती है। अब एक्सटर्नल स्टाइलिंग क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि हमारा कोड जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। अभी वेबसाइट में ज़्यादा डेटा नहीं है, सिंगल पेज है, पर अगर बहुत ज़्यादा कंटेंट होगा तो हमें स्टाइलिंग अलग पेज पे करनी होगी, जिससे बाद में चेंजेस करने आसान हो। तो उसके लिए हम लिंक टैग यूज़ करते हैं। लिंक के अंदर हम उसकी लोकेशन देते हैं href के अंदर और स्पेसिफाई करते हैं कि वो स्टाइल शीट है, क्योंकि लिंक के अंदर हम जावास्क्रिप्ट भी आगे चल के यूज़ करेंगे। तो style.css नाम की एक फ़ाइल हमने लिंक के अंदर स्पेसिफाई कर दी। अब हमें एक style.css नाम की फ़ाइल बनानी होगी, पर याद रखिएगा कि अगर हम फाइल का डायरेक्टली नाम दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि फ़ाइल सेम फोल्डर में है। HTML tut नाम का हमारा एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर फाइल है। देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने पहले वीडियो में दिखाया है कि हमने एक फ़ोल्डर बनाया है, उसके अंदर फाइल्स रखी हैं। इमेज में भी आपको दिखाया था कि सेम, अगर नाम से काम चल जाएगा अगर सेम फोल्डर में है। पर सपोज़ कीजिए कि डेस्टिनेशन अलग है, जैसे मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ, इसके अंदर स्टाइल की फ़ाइल पड़ी हुई है। अब इस सिचुएशन में हमें उसकी डेस्टिनेशन स्पेसिफाई करनी होगी फाइल की, नहीं तो वो नहीं चल पाएगी डायरेक्टली नाम से। बहुत सी बार क्या होता है कि आप फाइल किसी दूसरे फोल्डर में डाल देते हो और उसे खाली नाम से कॉल करने की कोशिश करते हो तो उसमें एरर आता है। किसी भी तरह का अगर आपको अभी तक के कोड में कोई एरर आए तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे न्यू फोल्डर के अंदर स्टाइल की क्लास है, तो हमें इसका पाथ देना होगा। हमें एक स्लैश लगा के पहले न्यू फोल्डर लिखना होगा,
उसके बाद अगर न्यू फोल्डर के अंदर ही फाइल है तो उसका डायरेक्टली नाम लिख सकते हैं, पर अगर फोल्डर के अंदर फोल्डर्स हैं तो उसका भी हमें पाथ देना होगा। और न्यू फोल्डर से हमने किस लिए शुरू किया है, क्योंकि हमारा जो मेन फोल्डर है जिसमें index.html की फाइल है उसके अंदर एक न्यू फोल्डर है, इसलिए हमने न्यू फोल्डर से शुरू किया है। अब मैं इसमें स्टाइलिंग दिखाता हूँ आपको। बॉडी में अगर हम कलर चेंज करते हैं तो पूरी की पूरी बॉडी का कलर चेंज हो गया, हमने रेड कलर इसमें यूज़ किया है। तो अब इसमें नॉर्मली आप स्टाइल की जो आपने अलग से फाइल बनाई है इसमें आप नॉर्मली पूरी स्टाइल के जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं CSS की वो अप्लाई कर सकते हैं और उसमें काम करेगी। ये हो गई हमारी एक्सटर्नल लिंक। इंटरनल लिंक मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, मैं एक बार और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे मार्जिन, अभी तक हमने पैडिंग देखा है, मैं मार्जिन दिखाता हूँ। बॉर्डर दिखाता हूँ, बॉर्डर किस तरह से यूज़ होता है। देखिए 2 पिक्सल अगर मैंने दी है तो इसका मतलब है कि बॉर्डर की जो लाइन होगी वो 2 पिक्सल की होगी। सॉलिड कलर होगा उसका, और कलर क्या होगा उसका वो देखिए। उसका कलर जैसे भी मान लीजिए आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने ब्राउन इसमें चूज़ कर लिया है। अब आप देखिए कि एक 2 पिक्सल की लाइन चारों तरफ है इसके बॉक्स के, और वो सॉलिड ब्राउन कलर की है। और मार्जिन आप देख रहे हैं कि मार्जिन आ रहा है उसके चारों तरफ 250 पिक्सल का। पर अगर मान लीजिए आपको अब पैडिंग भी देनी है, पैडिंग और मार्जिन में आपको फ़र्क पता लगेगा। अब देखिए पैडिंग बॉक्स के अंदर आ रही है और मार्जिन बाहर आ रहा है। अगर मैं 100 पिक्सल दूंगा तो पैडिंग बॉक्स के अंदर आ रही है। ये पैडिंग और मार्जिन में आप थोड़ा भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आगे चल के बहुत काम आने वाली है ब्यूटीफाई करने के लिए। अब आप देख पा रहे हैं कि पैडिंग मार्जिन किस तरह से काम कर रहा है। फ़ॉन्ट फैमिली अगर हमने चेंज की है, एरियल दी है, तो अब इस बॉक्स के अंदर जितना प्री बॉक्स के अंदर जितना भी फ़ॉन्ट है वो एरियल हो गया है। फ़ॉन्ट साइज़ हम डिक्लेयर कर सकते हैं उसका। जैसे 16 पिक्सल में इतना आ रहा है, मैं 26 पिक्सल करके दिखाता हूँ। 26 पिक्सल में ये इसके भी बाहर चला गया है, बॉक्स के भी बाहर जा रहा है। ये बॉक्स के बाहर कैसे ना जाए और किस तरह से रेस्पॉन्सिव हो वो आपको आगे वीडियो में बताया जाएगा। अभी के लिए बेसिक स्टार्टिंग के लिए इतना बहुत है। आप एक बार इस कोड को ट्राई करके देखिए। फ़ॉन्ट साइज़ हम नॉर्मली 16 पिक्सल ही कर देते हैं, जिससे वो देखने में थोड़ा अंडरस्टैंडेबल लगे। इससे अलग टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग होती है, जैसे कि आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। बोल्ड और स्ट्रॉन्ग जनरली एक ही काम करते हैं। एम्पैथाइज करना है, मार्क करना है, स्मॉलर करना है, डिलीटेड, इंसर्ट, ये सभी आप एक बार अपने कोड में यूज़ करके देखिएगा। आप मेरे साथ कोड लिखते रहेंगे तो आपको ईजी रहेगा समझना भी, क्योंकि हम काफ़ी फास्ट चल रहे हैं, हमें बहुत कुछ कवर करना है। देख रहे हैं आप सभी के सभी जो हमने लिखे हैं वो इसमें लिखे हुए आ रहे हैं। बोल्ड आ रहा है, टैलिक, एम्पैथाइज, मार्क टेक्स्ट येलो कलर का आ रहा है, स्मॉलर, डिलीट, इंसर्ट, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ आ रहा है। और अभी ये सभी एक लाइन में आ रहे हैं, हम इसको ब्रेक लगा के अलग अलग लाइन में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इन सब के आगे ब्रेक लगा देंगे तो ये अलग अलग लाइन में आ जाएंगे। ब्रेक टैग के बारे में आप पहले भी सीख चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस सब की प्रैक्टिस कीजिएगा, और जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा उसकी उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे कि मार्जिन और पैडिंग वगैरह आप लगा के देखिए, उसको जहाँ आप चाह रहे हैं वहाँ पे एडजस्ट करके देखिए टेक्स्ट को। इससे अलग जो टेक्स्ट फॉर्मेट है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग यूज़ किया था हमने, तो उसको स्पेशली हम स्टाइलिंग कर सकते हैं उसकी। जैसे अब मैं उसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं उसका कलर चेंज कर सकता हूँ। जितने भी स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट होगा हमारे अंदर, स्ट्रॉन्ग और बोल्ड एक ही तरह से काम करता है, वो अलग कलर का हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से हमारी स्टाइलिंग काम कर रही है, CSS काम कर रही है। तो टेबल हम बनाएंगे वो टेबल टैग के अंदर बनाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं टेबल का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है, इसके अंदर TR टैग आप देख पा रहे हैं। TR टैग है टेबल रो। जैसे कि नॉर्मली टेबल में रोज़ होते हैं, कॉलम होते हैं, सेम उसी तरह काम करेगा। तो ये टेबल रोज़ हैं। एक रो डिक्लेयर करी हमने, फिर सबसे फर्स्ट रो में हम हेडिंग रखते हैं। नॉर्मली हर टेबल में हम फर्स्ट रो में हेडिंग रखते हैं, तो इसी तरह हमारे HTML में भी होता है। तो ये जो TH टैग है ये टेबल की हेडिंग के लिए है, और हर रो के अंदर हम अलग अलग डेटा एंटर करेंगे। जैसे TH है, इसमें 1 2 3 करा तो ये हमारे पास 3 हेडिंग आ गई हैं। और हेडिंग जो होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड में होती है और थोड़ा फ़ॉन्ट उसका बड़ा होता है। इसके बाद एक नेक्स्ट रो डिक्लेयर करते हैं हम। अब इसमें हम टेबल का डेटा डालेंगे। पहली रो में हमने टेबल की हेडिंग डाल दी है, अब नेक्स्ट रो में हम टेबल का डेटा डाल रहे हैं। तो जो 1 हेडिंग है उसके नीचे जो डेटा आएगा, मान लीजिए 1 हेडिंग के नीचे विजू आएगा, और
सेकंड हेडिंग जो 2 है उसके नीचे मान लीजिए सैम आएगा, इसी तरह थर्ड हेडिंग। और इसको हम मल्टीपल टाइम डेटा एंटर कर सकते हैं कि एक बार कुछ नाम आए, दूसरी बार कुछ और, या फिर हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डेटा डाल सकते हैं। जैसे कि मैं देखिए 1 के नीचे विजू आ रहा है, 2 के नीचे सैम, 3 के नीचे प्रिया, इस तरीके से। अब मैं इसको मल्टीपल टाइम कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगा। आप इसको अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नाम डाल सकते हैं, कुछ भी मल्टीपल तरीके से आप इसको करके देख सकते हैं। पर अभी आप देख रहे हैं कि हमारी टेबल ब्यूटीफुल नहीं नज़र आ रही है, अच्छी नहीं लग रही है देखने में। इसके लिए हम टेबल में थोड़ा CSS इम्प्लाई करेंगे। अब इसमें आप देख रहे हैं कि टेबल टैग यूज़ कर लिया है, इसके बाद टेबल रो टैग यूज़ किया है, इसके बाद टेबल हेडिंग टैग यूज़ किया है, और इन सब में मैं स्टाइलिंग दे रहा हूँ। सबसे पहले हम पैडिंग देंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी स्टाइलिंग दे सकते हैं, पर जैसे कि मैंने आपको पैडिंग पहले बता दिया है CSS में, इसलिए अभी मैं वही प्रॉपर्टीज़ यूज़ करूँगा CSS की जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। पैडिंग के बाद बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड, और कलर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैं भी इसमें ग्रीन दे रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें कलर भी आ गया है और पैडिंग भी आ गई है इन दोनों के बीच में। और इसको हम टेक्स्ट का भी कलर दे सकते हैं और भी काफ़ी तरह की स्टाइलिंग कर सकते हैं। अगर टेबल के डेटा को भी इसमें रखा जाए और रो हटा दी जाए, या फिर आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं। जितनी चीज़ें आप इसमें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे उन पे वो रिपीटेशन होगी। आप जैसे समझ सकते हैं, अगर मैं खाली टेबल रखूँगा तो वो एक टेबल को पैडिंग देगा और उसको कलर वगैरह देगा बॉर्डर का, और मैं मल्टीपल चीज़ें यूज़ करूँगा तो उनको फिर बार बार वो रिपीटेशन में यूज़ करेगा। अगर मैं खाली टेबल के डेटा को रखता हूँ तो वो इस तरह से शो होगा। आप इसमें मल्टीपल तरीके से अपने तरीके से आप इसको अप्लाई करके देखिए। और थोड़ा हाँ CSS में भी अभी कोड को थोड़ा ब्यूटीफुल करने की कोशिश कीजिएगा, जो कोड अभी आप लिख रहे हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट होगा उसको अलग से इम्पोर्टेंस के साथ बताया जाएगा, उसकी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इससे अलग मैं आपको टेबल में थोड़ा और एडवांस फीचर बताना चाहता हूँ। आप टेबल में कहीं पर भी हेडिंग, कहीं पर भी और डेटा रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने हर रो के पहले डेटा को हेडिंग बना दिया है और उसके बाद 2 डेटा रखे हैं उसके अंदर, आप ऐसे भी कर सकते हैं। और इससे अलग कॉल स्पैन और रो स्पैन के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। और टेबल में यही मेन फीचर्स होते हैं, ज़्यादा फीचर्स नहीं है टेबल के अंदर। पहले हम रो को देख लेते हैं, रो स्पैन को। आप देखिए जैसे मैं इसमें हेडिंग में रो स्पैन की वैल्यू 2 डाल रहा हूँ, तो अब जो वो हेडिंग होगी वो 2 रोज़ की जगह लेगी। इसको मैं थोड़ा क्लियर करके दिखाता हूँ। ये थोड़ा कोड में सेकंड रो में भी हेडिंग डाली हुई है, इसकी वजह से सही से नहीं शो हो रहा है। एक और रो ऐड कर लेते हैं हम, इसमें एक और रो ऐड कर लेंगे और उसमें हेडिंग नहीं रखेंगे, तो वो आपको थोड़ा क्लियरली समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए आप देख पा रहे हैं कि एक जो हमारी हेडिंग है वो 2 रोज़ में आ रही है। ये रो स्पैन की वजह से हो रहा है। ये थोड़ा और क्लियर करता हूँ मैं आपको, इसमें थोड़ी CSS इम्प्लाई करके। अब आपको सही से दिखाई दे रहा होगा कि एक हेडिंग हमारी 2 रो में आ रही है। ये रो स्पैन की वजह से हो रहा है। तो की जगह 3 कर सकते हैं हम, 4 कर सकते हैं, जितना भी हमारी मर्जी हो उतना हम कर सकते हैं उसको। उतना ही हमें रोज़ ऐड करनी होंगी अपनी, उसी हिसाब से फिर हमें टेबल बनानी होगी। और इसी तरह हमारा एक और फंक्शन है कॉल स्पैन। वो सेम काम करता है बट कॉलम में करता है। वो अभी 2 रो की जगह ले रहा है, फिर वो 2 कॉलम 3 कॉलम इस तरीके से काम करेगा। इसके लिए हम इस कोड को हटा देते हैं और पुराने वाला कोड जो हमने टेबल का लिखा था नॉर्मली, जिसमें ऊपर हेडिंग्स थी और नीचे डेटा था, उसको दोबारा से लिखते हैं और उसके थ्रू चलते हैं। मैं उसके थ्रू आपको दिखाता हूँ कॉल स्पैन किस तरह से काम करता है। ये हमारा लास्ट टाइम जो हमने टेबल बनाई थी वो है, और इसमें कॉल स्पैन लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए अब जो एक हेडिंग है वो 2 कॉलम की जगह ले रही है, आप ऊपर देख पा रहे हैं। आप देख रहे हैं फर्स्ट रो में हमने कॉल स्पैन 2 यूज़ किया है, तो जो 1 है वो 2 कॉलम की जगह ले रहा है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से कोड भी देख सकते हैं। 1 जो है हमारा 2 कॉलम की जगह ले रहा है, उसको हम बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा भी 3 4 कुछ भी कर सकते हैं। उसी तरह से हमें टेबल आगे बनानी होगी। टेबल आप एक बार बना के ज़रूर देख लीजिएगा। इससे अलग टेबल की हेडिंग
देना सिखाता हूँ मैं आपको कि अगर टेबल के ऊपर आपको कोई हेडिंग रखनी है तो उसके लिए कैप्शन टैग यूज़ होगा। कैप्शन टैग से आप टेबल के ऊपर उसकी कोई उसका नाम रख सकते हैं या कुछ भी आपको टेबल के ऊपर लिखना हो। जैसे मान लीजिए कैलेंडर होता है, उसके ऊपर मुझे कैलेंडर लिखना होता, तो उस तरीके से हम उसके ऊपर लिख सकते थे। इसके बाद मैं आपको लिस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे ये टेबल के लिए इतना सफिशेंट है आपके लिए, इतना ही आप देख लीजिए। लिस्ट हमारी 3 तरह की होती हैं, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड और हमारी एक डिटेल लिस्ट होती है। सबसे पहले मैं आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट दिखाता हूँ। UL अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग है। इसके अंदर लिस्ट के आइटम्स के लिए LI है। मल्टीपल टाइम आप जितनी बार LI टैग यूज़ करेंगे उसके अंदर लिखेंगे उतने ही लिस्ट के आइटम बढ़ते चले जाएंगे। बहुत सिंपल है लिस्ट बनाना, कोई टफ नहीं है इसमें कुछ भी। आप देख रहे हैं ये अनऑर्डर्ड है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, खाली डॉट बनी हुई आ रही है। जितना भी आप डालेंगे तो वो खाली डॉट बनी आएंगी। अगर मैं UL की जगह OL टैग यूज़ करता हूँ, ऑर्डर्ड लिस्ट, तो आप देखेंगे वहाँ नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप देख पा रहे हैं 1 2 3 इस तरह से नंबरिंग लिखी हुई आ रही है। ये हमारी होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। लिस्ट के जो आप एलिमेंट्स हैं उनके अंदर दूसरी लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ कर सकते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप एक बार इस तरह से भी करके देखिएगा, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट इम्प्लाई करके, और एक रियल टाइम जैसे कि आप कोई लिस्ट बनाना चाहते हैं उसे बनाने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सिंपल है, लिस्ट में आपको कोई खासी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि लिस्ट के अंदर लिस्ट किस तरह से रख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको डिटेल लिस्ट दिखाता हूँ। ये डिटेल लिस्ट हम DL टैग से, स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग से डिटेल लिस्ट शुरू करते हैं। इसके बाद डिटेल लिस्ट का जो टाइटल होता है वो DT से रखते हैं हम। जैसे कि हमारा फर्स्ट टाइटल स्कूल है, फिर उसके अंदर जो डेटा होगा वो DD से रखेंगे, डिटेल लिस्ट का डेटा। जैसे टाइटल स्कूल हुआ और उसका डेटा हुआ क्लासरूम। एक और टाइटल रखते हैं हम, जैसे कि मान लीजिए हम एक टाइटल रखते हैं, इसके अंदर कुछ भी रख लीजिए, मिल्क रख लेते हैं जैसे कि हम, और उसका डेटा रख लेते हैं हम काउ। आप अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हैं, तो अभी नॉर्मली हम लिख रहे हैं, इसका डेटा हम काउ रख लेते हैं। और ये डिटेल लिस्ट है, मतलब एक उसका टाइटल होगा और उसके अंदर डिटेल होगी उसकी। ये भी काफ़ी बार हमारे यूज़ में आता है। पहले हम क्लास से शुरू करते हैं। अब देख पा रहे हैं मैंने सभी हेडिंग्स को, H2 हेडिंग्स को एक क्लास दे दी है वो सीख नाम से, और उसके अंदर कंटेंट डाल दिया है। और क्लास की जब स्टाइलिंग करते हैं हम तो डॉट लगाते हैं, डॉट के बाद क्लास का नाम लिखते हैं और उसको स्टाइलिंग देते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि सभी स्टाइल्स वही हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखिए अब एक क्लास की वजह से सभी का ही एक बार में ही स्टाइल चेंज हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस क्लास की जगह H2 भी तो यूज़ कर सकते थे हम, H2 से करते तभी भी सेम ही होता, बट नो, अगर हम अलग टैग पे यूज़ करना चाहें सेम स्टाइलिंग तो हम खाली क्लास का नाम वहाँ पे यूज़ करेंगे और वो दूसरे टैग पे भी सेम स्टाइलिंग इम्प्लाई हो जाएगी। यही बेनिफिट है क्लास का कि हम को जो एक स्पेसिफिक स्टाइलिंग हम डिसाइड कर लेते हैं उसको हमें बार बार अलग अलग टैग पे नहीं देना होता। एक बार क्लास डिक्लेयर करेंगे तो वो किसी भी टैग पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं मैं पैराग्राफ लिख रहा हूँ, वी आर हियर टू लर्न कोड। अब इसमें सेम क्लास अप्लाई की है तो सेम सभी चीज़ें इसमें भी अप्लाई हो रही हैं, इस पैराग्राफ के अंदर भी। यही मेन फंक्शन है क्लास का। इससे अलग डिव टैग के बारे में मैं आपको बताता हूँ। डिव टैग में क्या होता है कि इसके अंदर आप और अदर टैग रख सकते हैं। ये एक तरह से एक डिवीज़न या फिर सेक्शन की तरह काम करता है। इसके अंदर पूरे के पूरे कंटेंट पे क्लास लग सकती है। इसके अंदर हेडिंग्स हो, पैराग्राफ हो, कुछ भी एनी टैग अगर इसके अंदर आप यूज़ कर रहे हैं तो उस पर एक क्लास इम्प्लीमेंट हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए मैं इसके अंदर कुछ हेडिंग्स देता हूँ, कुछ कंटेंट डालता हूँ और उसको एक क्लास दे देता हूँ, क्लास वो सीख दी है जैसे मैंने, तो अब देखिए कि अब उस क्लास की जो मैंने स्टाइलिंग की है वो इसके सभी टैग्स पर वर्क करेगी। किसी भी HTML के एलिमेंट पे हम क्लास यूज़ कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं डिवीज़न डिव के अंदर जितना भी कंटेंट था उस पर सब पे एक ही बार क्लास ने वर्क कर दिया है जो उसकी स्टाइलिंग है। तो ये तो हो गया हमारा क्लास का। इससे अलग आईडी
आईडी तो क्लास में मेनली ये डिफरेंस है, क्लास हम मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, आईडी सिर्फ हम सिंगल टाइम यूज़ करते हैं। अगर मैं h2 को आईडी दे देता हूँ और आईडी को कॉल करने के लिए हम पहले हैश सिंबल का यूज़ करते हैं, क्लास के लिए हम डॉट लगा के नाम डालते हैं उसका, आईडी से पहले हैश लगा के उसका नाम डालते हैं। तो अगर मैं किसी एक को आईडी दे देता हूँ तो उसका स्टाइलिंग हम इसी तरह से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि उसकी स्टाइलिंग हम कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे एवं है, इसका हम सेम स्टाइलिंग जो हमने लास्ट टाइम किया वो यूज़ कर रहे हैं। इससे अलग जावास्क्रिप्ट में ज़्यादा यूज़ होती है हमारी जो आईडी होती है। देखिए जैसे मैंने कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है, एक बटन बनाया है जिसके क्लिक करने पे एक फंक्शन चलेगा। फंक्शन में क्या है कि आईडी जो है उसका इनर एचटीएमएल चेंज हो जाएगा, आप इसको रोक के देख लीजिएगा आराम से, उसका इनर एचटीएमएल चेंज हो जाएगा। आईडी वो सीक कॉल किया है मैंने इसके अंदर। तो आप देख रहे हैं कि अब एक आईडी, एक स्पेसिफिक उसी आईडी पे ये जावास्क्रिप्ट का कोड वर्क करेगा। अभी आप जावास्क्रिप्ट के बारे में ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, इसको आपको आने वाली जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ में बताया जाएगा। पर अभी के लिए इतना कोड आप एक बार लिख के देख सकते हैं कि ये इसी स्पेसिफिक आईडी पर ट्रिगर करेगा। आप देख रहे हैं ये यहाँ पे एवं लिखा रहा है, क्लिक करने के बाद उसका कंटेंट चेंज हो जाएगा। तो ये आईडी की वजह से हो पा रहा है, इसीलिए हम एक यूनिक आईडी रखते हैं और क्लास को हम मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। और अभी के लिए आईडी और क्लास में इतना काफ़ी है। जावास्क्रिप्ट का जितना आपको कोड बताया है उसको आप लिख के देख सकते हैं, पर उसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। बेसिकली जो आई फ्रेम होता है उसका यूज़ ये होता है कि दूसरी वेबसाइट को या फिर दूसरे किसी पेज को एक पेज पर एम्बेडेड करना। एम्बेडेड कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। आई फ्रेम जो डाला जाता है वो आई फ्रेम टैग के अंदर डाला जाता है, उसके बाद सोर्स लिखा जाता है उसका src से, मतलब कि वो लिंक जहाँ पे वो पेज एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। उसके बाद एक टाइटल लिखा जाता है। टाइटल लिखने का आपको डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं नज़र आएगा, पर गुड प्रैक्टिस के लिए आप टाइटल हमेशा लिखिएगा। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा एक दूसरा वेब पेज इस पेज के अंदर लोड हो गया है। एक वेबसाइट दूसरी हमने इस पेज के अंदर लोड कर ली है। अभी बाकी हमने इस पेज के अंदर कुछ नहीं लिखा है। तो ये वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट में लोड करना या फिर अपनी ही वेबसाइट के दूसरे पेज को किसी दूसरे पेज में लोड करना, ये सब आई फ्रेम के थ्रू काफ़ी इजी हो जाता है। ये देखिए दूसरी वेबसाइट इसमें लोड हो गई है। आई फ्रेम में विड्थ और हाइट देना बहुत आसान है, सीधा आप उसको दे सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी है स्टाइल के थ्रू, जैसे कि हमने पिछली भी काफ़ी वीडियो में स्टाइल इनलाइन स्टाइल दिया है, उसके थ्रू भी हम विड्थ और हाइट दे सकते हैं। जो हमें जिस हिसाब से हमारी लेआउट सही हो उतनी विड्थ और हाइट हम उसको दे सकते हैं। देख रहे हैं आप, मैंने इसको इनलाइन विड्थ और हाइट दी है, इसे थोड़ी पहले वाले से थोड़ी कम दी है। तो ये काफ़ी इजी है हाइट और विड्थ सेट करना बिना स्टाइल के भी आई फ्रेम के अंदर। इससे अलग आई फ्रेम में हम एक नेमिंग कन्वेंशन और यूज़ करते हैं। नेम कुछ भी नेम आप जो चाहें वो दे सकते हैं, मैं इसको आई फ्रेम ही नेम दे देता हूँ। देखिए मैं बताता हूँ इस नेम का यूज़ क्या होता है। मान लीजिए आपने एक लिंक बनाया, लिंक बनाना मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखिए ए टैग के अंदर लिंक बनता है, उसके बाद href के अंदर उसका पाथ डाला जाता है। ये हाइपर लिंक जो तैयार कर रहे हैं हम, ये जाएगा कहाँ पे, वो लिंक क्या है वो तैयार किया जाता है। देखिए जैसे गूगल लिखा, इस पर क्लिक किया, अब ये बदल गया पेज, ये वाला। ये क्यों बदला? क्योंकि टारगेट में हमने आई फ्रेम लिखा हुआ है और आई फ्रेम ऊपर वाला जो है उसका नेम हमने आई फ्रेम दिया हुआ है। तो टारगेट से जब हमने इस पर गूगल पे क्लिक किया तो जो पहले वाला आई फ्रेम है उसे इसने टारगेट किया। इससे अलग हम बॉर्डर डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि बॉर्डर नन, ये CSS की प्रॉपर्टी है जो मैं आपको पहले बार बता रहा हूँ। नन डिसाइड कर सकते हैं हम बॉर्डर, अगर किसी चीज़ का बॉर्डर डिफ़ॉल्ट है तो उसको हम नन डिसाइड कर सकते हैं। इससे अलग जो ये नेम है, जो आई फ्रेम नेम दिया गया है, उसे लिंक में हम टारगेट कर सकते हैं। इस कोड को आप
अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार चला के देख लीजिएगा। आई फ्रेम कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे एक बार रन करने के बाद ही। और आप देख रहे हैं कि अभी जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पे index.html लिखा हुआ आ रहा है, बट नॉर्मली वेबसाइट में वेबसाइट का नाम लिखा हुआ आता है। तो ये हम टाइटल टैग से डिसाइड करते हैं कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ आएगा। आज की वीडियो में हम हेड टैग के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। इसकी आप प्रैक्टिस भी कीजिएगा। देखिए, जैसे मैंने टाइटल में HTML ट्यूटोरियल लिख दिया है, तो अब ये मेरी वेबसाइट में शो होगा। ब्राउज़र में जब मैं उसे ओपन करूँगा तो ये ऊपर ही शो होगा। जैसे आप फेसबुक खोलते हैं तो फेसबुक में भी ऊपर उसका नाम होता है। हर वेबसाइट में एक टाइटल ज़रूर होता है, और जो हमारा हेड है उसके अंदर बहुत सारे टैग होते हैं जिनके मल्टीपल यूज़ हैं। तो आज की वीडियो की आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि एक स्टाइल टैग है, इसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इससे अलग लिंक टैग है, इसे भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लिंक टैग का क्या रोल है कि हम दूसरी एक्सटर्नल शीट्स को लिंक करते हैं लिंक टैग के थ्रू। स्क्रिप्ट टैग को भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्क्रिप्ट से क्या होता है कि जावा स्क्रिप्ट ऐड होती है। बेसिकली हम इसको बॉटम में रखते हैं क्योंकि स्क्रिप्ट को लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है और HTML का कोड जल्दी लोड हो जाता है, इसलिए हम स्क्रिप्ट टैग को बॉटम में रखते हैं और स्टाइल टैग को हम ऊपर ही रखते हैं। लिंक टैग से हम स्क्रिप्ट और स्टाइल दोनों कनेक्ट कर सकते हैं। इससे अलग एक बहुत इंपॉर्टेंट टैग है मेटा टैग, और मल्टीपल टाइम यूज़ हो सकता है मेटा टैग। पहला यूज़ हम इसका करते हैं कैरेक्टर सेट डिफाइन करने में, UTF-8। इससे ब्राउज़र को इजी हो जाता है कोड को पढ़ना, जब हम उसका कैरेक्टर सेट, जिसको हम क्यार सेट बोलते हैं, वो हम डिसाइड कर देते हैं। इससे अलग हम व्यू पोर्ट सेट करते हैं मेटा टैग के थ्रू। व्यू पोर्ट का क्या रोल होता है कि आपकी वेबसाइट को वो रिस्पॉन्सिव बना देता है। रिस्पॉन्सिव से मतलब है कि डिवाइस के अकॉर्डिंग कंटेंट शो होता है। अगर आप फ़ोन पे देख रहे हैं तो वो फ़ोन के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा, और अगर आप डेस्कटॉप पे देख रहे हैं तो डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग होगा, टैबलेट पे देख रहे हैं तो टैबलेट के अकॉर्डिंग। मेटा टैग में व्यू पोर्ट जब हम डिसाइड करते हैं तो हम विड्थ जो रखते हैं वो डिवाइस की विड्थ की जितनी रखते हैं। अगर आपकी टैबलेट है या फिर फ़ोन है या डेस्कटॉप है तो उस डिवाइस की विड्थ जितनी उस डिवाइस की स्क्रीन की विड्थ है उतनी विड्थ हो। इनिशियल स्केल हम 1 रखते हैं क्योंकि 1 से छोटा 0 नहीं हो सकती किसी भी विड्थ, तो 1 से शुरू होती है और डिवाइस विड्थ तक हो जाती है। इससे अलग हमारा एक और मेटा टैग है डिस्क्रिप्शन। मेटा टैग में एक और नेम है डिस्क्रिप्शन, जो कि जब आप गूगल पे सर्च इंजन पे, गूगल नहीं किसी भी सर्च इंजन पे आप जब सर्च करेंगे तो आपकी क्वेरी के अकॉर्डिंग एक सर्च रिजल्ट आएगा, उसका कोई डिस्क्रिप्शन होगा, एक हेडिंग होगी, उसके नीचे थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होगा। वही डिस्क्रिप्शन हम हेड टैग में मेटा नेम डिस्क्रिप्शन में डालते हैं। इसका कंटेंट काफ़ी बड़ा हो सकता है, पर अभी के लिए हम इतना ही लिख रहे हैं HTML ट्यूटोरियल। इससे अलग एक और मेटा नेम है कीवर्ड। जैसे कि आप कोई कंटेंट लिख रहे हैं तो उसका कोई कीवर्ड होगा सेट। ये थोड़ा SEO से रिलेटेड है, जो कि हम बाद में करेंगे, या फिर आप खाली वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो आपको इसकी कोई ख़ास ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। पर हाँ, अगर आप एक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो जब आप बैकएंड पे पहुंचेंगे, कोई बैकएंड लैंग्वेज यूज़ करेंगे इसमें, तो आपको ये टैग्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि ये एडिटेबल होने चाहिए। वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। HTML में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये जब मैं आपको सिखाऊंगा या तो आप नोड पढ़ेंगे तब मैं आपको सिखाऊंगा, या PHP जो लैंग्वेज आप चूज़ करेंगे मैं उसके थ्रू आपको सिखा दूंगा ये। इससे अलग एक और मेटा नेम है ऑथर। ऑथर में आप एक्चुअली ऑथर का नाम बताते हैं क्या है ऑथर। जैसे कि इसमें हमारे केस में वूसीक ऑथर है, हमारे चैनल का नाम वूसीक है तो वूसीक ऑथर है इसमें। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हम जनरली आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इसको रखें ऑथर के नाम को अपनी वेबसाइट में। ये सब SEO से रिलेटेड चीज़ें हैं। अभी के लिए आप इतना समझिएगा कि ये जो मेटा टैग यूज़ हो रहे हैं इनमें व्यू पोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कैरेक्टर सेट डिसाइड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, कोई खास फ़र्क नहीं आ रहा है इनसे। ये SEO रिलेटेड हैं, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है SEO में तो आपको कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे।
बट ये जो सभी टैग हैं, मेटा टैग, टाइटल, लिंक, स्टाइल, स्क्रिप्ट, ये सभी आपके हेड के काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्क्रिप्ट हमने नीचे रखा है क्योंकि जिससे पेज जल्दी लोड हो, स्टाइल भी हमने रखा है, लिंक भी आपको शो किया है, टाइटल भी शो किया है, मेटा टैग्स शो किए हैं जो कि जनरली हमारे एसईओ में काम आते हैं। पर फिर भी आप इनको देखिएगा, मेटा टैग में जो रेस्पॉन्सिवनेस डालने के लिए व्यू पोर्ट है वो हमारा एसईओ से अलग काम करता है, तो इसको आप अच्छे से एक बार चला के ज़रूर देखिएगा। इससे अलग ये जो HTTP EQUIV, ये जो मेटा टैग एक और है इसमें लिखा हुआ है, ये रिफ़्रेश करता है। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पेज यूज़र रिफ़्रेश ना करे और अपने आप से ही रिफ़्रेश होता रहे, तो उसमें आप एक टाइम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने 60 लिखा है तो ये 60 सेकंड बाद पेज अपने आप रीलोड हो जाएगा। और आप चाहें तो ज़्यादा भी टाइम रख सकते हैं, और अगर आपका कोई कंटेंट ऐसा नहीं है जो आप चाह रहे हैं कि वो रिफ़्रेश हो, तो आप इसको हटा भी सकते हैं, इसकी इतनी कोई नीड नहीं है। कोई भी क्वेश्चन होता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इस वीडियो में मैं आपको नेविगेशन बार बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट में क्या अंतर होता है। पैराग्राफ हमारा ब्लॉक एलिमेंट है और स्पैन हमारा इनलाइन एलिमेंट है। नॉर्मली जब हम पैराग्राफ के अंदर कुछ लिखते हैं तो वो नेक्स्ट लाइन से शुरू होता है, और स्पैन के अंदर कुछ लिखते हैं तो उसके बाद का कंटेंट जस्ट उसके बाद से शुरू हो जाता है, नेक्स्ट लाइन नहीं आती है। ये दिखने में कैसा लगता है वो मैं आपको दिखाऊंगा, और उसकी इसका कैसे लुक चेंज किया जाए CSS के थ्रू, ये भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। इससे अलग मैं आपको फ्लोट के बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगा, और भी काफ़ी चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं वो सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली हैं, तो आप इस वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि दोनों P के जो एलिमेंट हैं वो अलग लाइन में हैं और स्पैन एक ही लाइन में आ रहा है। अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे? स्टाइल के अंदर डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है, ये मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। डिस्प्ले प्रॉपर्टी में अगर आप इनलाइन कर देंगे तो पैराग्राफ इनलाइन हो गया है, देख रहे हैं आप। स्पैन पहले से इनलाइन है, पैराग्राफ इनलाइन कर दिया हमने। अब सेम अगर हम स्पैन के अंदर डिस्प्ले को ब्लॉक कर देंगे तो उसकी डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगी, ब्लॉक लेवल एलिमेंट की डिस्प्ले हो जाएगी उसकी, और वो नेक्स्ट लाइन से शुरू होने लगेगा। ये काफ़ी यूज़फुल है हमारा नैव बार बनाने में, और भी वेबसाइट में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से ज़रूर कीजिएगा। इससे अलग फ्लोट के भी काफ़ी यूजेस हैं, मैं आपको दिखाऊंगा फ्लोट किस तरह से यूज़ करते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ फ्लोट किस तरह से काम करता है। जैसे देख रहे हैं आप, यहाँ पे 3 पैराग्राफ लिखे हैं मैंने, तीनों के तीनों अलग लाइन से स्पेस के साथ आ रहे हैं। अब हम यहाँ पे फ्लोट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, CSS की फ्लोट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। फ्लोट लेफ़्ट कर दिया है मैंने इसको। अब आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में, स्क्रीन के लेफ़्ट साइड में सभी के सभी P हमारे आ गए हैं। अगर मैं इसे फ्लोट राइट करता तो ये स्क्रीन के राइट साइड में आ जाता। इससे अलग पैडिंग मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर मैं इसमें पैडिंग दूंगा P को तो इनमें थोड़ा गैप आ जाएगा बीच में। इस पैडिंग की और फ्लोट की हमें नेविगेशन बार में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। चलिए अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ नेविगेशन बार किस तरह से बनाते हैं। पहले इस कोड को हटा लेते हैं और शुरू से स्टार्ट करते हैं। नैव टैग के बारे में भी मैं आपको बता दूं, अभी मैंने इसको भी फर्स्ट टाइम यूज़ किया है कोड में। जो नैव टैग है इसके अंदर हम अपना नेविगेशन बार डिक्लेयर करते हैं, जो नेविगेशन के लिंक होते हैं। इससे अलग ये इसके अंदर मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ। लिस्ट से आप लोग पहले से ही फेमिलियर हैं, और लिस्ट कोई काफ़ी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट भी नहीं है। नॉर्मली एक सिंपल लिस्ट बना रहे हैं हम इसके अंदर, जिसमें ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, होम नाम के आइटम है। देख रहे हैं हम लिस्ट के आगे सर्कल बना हुआ आ रहा है, डॉट बना हो रहा है। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसलिए इसके आगे ऐसा बना रहा है, पर हमें
ये नहीं चाहिए, हमें अपने कोड में वेबसाइट में ये नहीं चाहिए। तो हम इसको कैसे हटाएंगे? हम इसको हटाएंगे लिस्ट स्टाइल टाइप को नन करके। अब लिस्ट स्टाइल टाइप को जब आप नन कर देंगे तो लिस्ट के एलिमेंट्स के अंदर कोई भी स्टाइल नहीं रहेगा। इससे अलग ओवरफ्लो को अगर हम हिडन करेंगे तो उससे क्या होगा कि यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट के बाहर कुछ नहीं जाएगा। जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे अगर वो उसके बाहर जाएगा तो वो विजिबल नहीं होगा। इसे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं और ये हमारा तैयार हो गया है, पर ये भी बिल्कुल भी नवबार जैसा नहीं लग रहा है। अभी हम इसमें थोड़ी और स्टाइलिंग करेंगे। जो लिस्ट के आइटम्स हैं उनको हम फ्लोट कर देते हैं राइट साइड में। देखिए, इसके बाद हम इसको थोड़ी पैडिंग भी दे देते हैं क्योंकि ये ऐसे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और अभी आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड कलर बहुत छोटा आने लगा है। ये मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका क्या रीज़न है। सबसे पहले हम लिंक्स तैयार कर लेते हैं, क्योंकि जो नैव बार होता है उसमें लिंक होते हैं। आप किसी भी ब्लॉग पे, कॉन्टैक्ट पे या होम पे किसी पे भी क्लिक करेंगे तो वो आपको किसी पेज पे लेके जाएगा। अभी हमने हैश का यूज़ किया है, हैश से वो सेम पेज पे रहता है, क्योंकि अभी हमने और कोई पेजेस नहीं बनाए हैं। अभी हमारी वेबसाइट सिंगल पेज है। जब हम और पेजेस बनाएंगे तो यहाँ पे लिंक डालेंगे हम। हमने लिंक तैयार कर दिए हैं। इसके बाद थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देते हैं लिंक की। लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम के अंदर लिंक है, इसके लिए मैंने एल के बाद स्पेस दे के ए रखा है। ये भी स्टाइलिंग में बहुत यूज़फुल है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। देख रहे हैं आप स्पेस आ गया है, पर अभी भी जो बैकग्राउंड कलर है वो बिल्कुल छोटा छोटा नज़र आ रहा है। इसका रीज़न ये है कि डिस्प्ले इनलाइन है अभी उसकी, फ्लोट के साथ ऑटोमेटिकली वो इनलाइन हो गई है। तो इसको हमें ब्लॉक करना होगा, ब्लॉक लेवल पे करना होगा, जिससे वो अपना पूरा स्पेस ले सके। पैडिंग 15 पिक्सल है, वो हर साइड से है तो वो अपना पूरा स्पेस ले, इसलिए हमने उसको डिस्प्ले ब्लॉक किया है। अगर हम डिस्प्ले ब्लॉक नहीं करते तो वो उतना ही स्पेस लेती जितना उसके टेक्स्ट के अंदर था। इससे अलग हमने लिंक के डेकोरेशन हटाने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन नन किया है, क्योंकि लिंक ब्लू कलर का उसके नीचे अंडरलाइन आ रही थी। इससे अलग हम लिंक का कलर बदलते हैं, वाइट वीट कलर कर लेते हैं, क्योंकि डार्क कलर पे लाइट कलर अच्छे से दिखाई देता है। ये तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी जब आप 2-3 नए बार बना के देख लेंगे अपने आप से। और इस वीडियो में जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। टेक्स्ट लाइन सेंटर कर लेते हैं तो थोड़ा ये अपनी ही जगह पे सेंटर में आ जाएगा। ये पूरा सेंटर में नहीं आएगा क्योंकि हमने लिंक के लिए खाली टेक्स्ट लाइन सेंटर किया है। इससे अलग आपने देखा होगा कि एक लोगो भी आता है वेबसाइट में एक साइड पे। अभी हमने कोई लोगो तैयार नहीं किया है, अभी हम ऐसे ही कुछ लिख लेते हैं वहाँ पे और उसमें एक लिंक भी बना देते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा नॉर्मली जब हम लोगो पे क्लिक करते हैं तो एक होम पेज पे पहुँच जाते हैं या फिर किसी स्पेसिफिक पेज पे पहुँच जाते हैं। इसमें हम उसी लिख लेते हैं लोगो की जगह। ये देखिए आप लिंक किस तरह का आ रहा है। इसमें भी सेम वही स्टाइलिंग हम कर लेते हैं जो हमने अभी लिस्ट के लिंक के अंदर किया, वो स्पैन के लिंक के अंदर भी कर लेते हैं हम। जैसे कि इसकी डेकोरेशन रन कर देते हैं, इसका कलर लाइट कर देते हैं, डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं, पैडिंग वगैरह दे देते हैं। अब ये सेंटर में आ रहा है। ये सेंटर में भी इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसे भी फ्लोट नहीं दिया है स्पैन को हम फ्लोट दे देते हैं। इसको हम फ्लोट देंगे लेफ़्ट, ये लेफ़्ट साइड होना चाहिए, तभी ये देखने में अच्छा लगेगा। होम कॉन्टैक्ट ब्लॉग अभी आप देख रहे हैं कि थोड़ा अजीब लग रहा है। अजीब आप समझ नहीं पा रहे होंगे क्यों लग रहा है, पर नॉर्मली वेबसाइट में जब आप कर्सर को लेके जाते हैं वहाँ पे तो वो उसका कलर चेंज होता है। वो जो प्रॉपर्टी है वो होवर प्रॉपर्टी है। जब आप कर्सर वहाँ पे जाएगा होवर तो उसका कलर चेंज होगा। इसको लगाने का सिंपल तरीका है, आप अपना नाम लिखिए लिंक का और उसके बाद होवर डालिए आप। बैकग्राउंड कलर हम बदल देते हैं इसका। देखिए इनका सबका बैकग्राउंड कलर बदल रहा है। लोगों में बैकग्राउंड कलर बदलता अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम हटा देते हैं। ये मैंने दोनों एक ही बार में यूज़ कर लिए थे। आप इस तरह भी स्टाइलिंग करके देखिएगा, दो चीज़ों में एक ही साथ कलरिंग देने का।
जैसे कि स्पैन ए और लिंक के अंदर हम एक साथ कलरिंग दे सकते थे अगर हम स्लैश लगा के इसको यूज़ करते। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप एक बार नए बार बना के देखिएगा। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन होता है एडवांस भी अगर आप कुछ उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी आप कमेंट में पूछेंगे मुझसे, मैं अभी आपको बता दूंगा। पर जितना ज़्यादा हो सके अभी आप वीडियो के फ्लो से चलिए, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ों को समझने से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। पहले हम जो स्टाइल के अंदर पुराना स्टाइल का कोड लिखा हुआ है उसको स्टाइल शीट के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो नया कोड होगा उसे समझने में थोड़ी आसानी हो। और एक लिंक कर देते हैं दोनों के बीच में, स्टाइल शीट और हमारे कोड के बीच में। लिंक बड़ी सिंपल तरीके से हो जाता है। लिंक लिखिए, उसके बाद स्टाइल शीट और href के अंदर आप पाथ डिक्लेयर कर दीजिए। देखिए दोनों के बीच में लिंक हो गया। पर अभी हमारा जो नेम बार है वो थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि गैप आ रहा है साइडों से उसमें। तो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं कि बॉडी का मार्जिन 0 कर लेते हैं, इससे साइड का गैप ख़त्म हो जाएगा। और ये ऊपर का गैप हटाने के लिए हम लिस्ट का भी मार्जिन 0 कर लेते हैं। मार्जिन और पैडिंग हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। मार्जिन एलिमेंट के बाहर के गैप के लिए यूज़ होता है और पैडिंग अंदर के गैप के लिए यूज़ होती है। आज की वीडियो में हम लेआउट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम हेडर टैग देखते हैं और फुटर टैग, इन दो टैगों के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। अच्छा लेआउट डिक्लेयर करने के लिए हमें हेडर और फुटर दोनों का यूज़ करना होगा। इससे अच्छा लेआउट तो बनेगा ही, स्टाइलिंग भी आसान होगी और बाद में कोड को दोबारा से रीड करना और एडिट करना भी बहुत आसान होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हमेशा हेडर और फुटर का यूज़ कीजिए। हम हेडर और फुटर में थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि लेआउट क्यों इम्पोर्टेंट होता है। लेआउट का यूज़ हम अपनी वेबसाइट को ज़्यादा अट्रैक्टिव, अपने कंटेंट को थोड़ा अट्रैक्टिव वे में शो करने के लिए, क्योंकि नॉर्मली वेबसाइट पे सिंपली डेटा नहीं शो होता, थोड़ा अट्रैक्टिव वे में उसको शो करते हैं। जैसे कुछ ब्लॉग्स बना के आर्टिकल वगैरह और कुछ स्पेसिंग और कुछ साइड में कुछ डेटा चलाते हैं इस तरह से। तो आज हम आपको उसका एक डेमो दिखाएंगे और उसको यूज़ करना बताएंगे। हेडर का थोड़ा हमने पैडिंग और बैकग्राउंड कलर वगैरह सेट कर दिया है, टेक्स्ट को भी सेंटर अलाइन कर दिया है। देख लेते हैं कैसा लग रहा है। सेम स्टाइलिंग हम फुटर में भी कर लेते हैं। या फिर हम एक और काम कर सकते हैं, हेडर और फुटर को एक ही बार में स्टाइलिंग दे सकते हैं। ऐसा करना ज़्यादा सही होगा क्योंकि इससे कोड की भी लेंथ थोड़ी कम होगी और रिडंडेंसी घटेगी। ये करना बहुत इजी है। आप फुटर के बाद एक कोमा लगा के स्पेस दीजिए, दोनों को एक ही बार में स्टाइल हो जाएगा। फ़ॉन्ट साइज डिक्लेयर कर देते हैं, 25 पिक्सल रख लेते हैं। कलर थोड़ा लाइट रखना सही होगा। टेक्स्ट का कलर डार्क बैकग्राउंड पे हमेशा लाइट रखिए, थोड़ा देखने में सही लगता है और पढ़ने में भी आसानी होती है। हेडर और फुटर के बीच में अपना कंटेंट रखेंगे। सबसे पहले हम सेक्शन टैग यूज़ करते हैं। सेक्शन टैग एक सेक्शन डिक्लेयर कर देता है, उसके अंदर सभी टैग रख सकते हैं हम। और डिव टैग एक डिवीज़न डिक्लेयर करता है, इसके अंदर भी हम सभी टैग रख सकते हैं। ये सेक्शन, उसके बाद डिव हमने क्यों लगाया है ये आप आगे समझ जाएंगे और आप भी इसी तरह से कीजिएगा। इस तरह से स्टाइलिंग आसान होती है। डिव के अंदर हम हेडिंग और एक पैराग्राफ रख लेते हैं, प्लीज़ सपोर्ट अस। और हाँ, ये पैराग्राफ में जो मैं लिख रहा हूँ ये एक्चुअल में आप हमें सोर्स कोड जो है इस वीडियो का आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। इससे अलग आर्टिकल टैग यूज़ करते हैं। आर्टिकल टैग एक इंडिपेंडेंट कंटेंट के लिए यूज़ करते हैं हम। इसमें भी सेम वही, आप कोई भी एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम हेडिंग रखेंगे, पैराग्राफ्स वगैरह रखेंगे इसके अंदर।
और फिर हम इनकी स्टाइलिंग करेंगे। अब ये नॉर्मल शो हो रहे हैं, पर वेबसाइट में ऐसा नहीं शो होता है, थोड़ी स्टाइल लेआउट का कंसेप्ट यहीं से ही आता है। अब आप देख रहे हैं कि वेबसाइट, कोई वेबसाइट इस तरह से नहीं अपना डेटा शो करती है। अब हम इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेंगे। यहीं पे लेआउट का कंसेप्ट आता है। सबसे पहले हम डिव को स्टाइल देंगे, हम फ्लोट लेफ्ट करेंगे इसको, और इसको हम एक विड्थ दे देंगे कि उतनी ही विड्थ में इसका डेटा शो हो। 30% विड्थ दी है, जैसे कि पूरी स्क्रीन की विड्थ 100% हुई तो उसका 30% पोर्शन हमने डिव को डिक्लेयर कर दिया है। अब डिव उस 30% पोर्शन में शो होगा। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। फॉन्ट साइज रख लेते हैं इसमें। देख रहे हैं 30% में बस हमारा डिव आ रहा है, उसके बाद आर्टिकल बचे हुए स्पेस में आ रहा है। पर वो बचे हुए स्पेस में ना आए उसे भी हम फिक्स करें, इसके लिए हम उसमें भी सेम कोड यूज़ करते हैं। उसको हम फ्लोट राइट कर लेंगे आर्टिकल को। जैसे डिव हमने फ्लोट लेफ्ट की है तो वो दोनों मैच हो जाएंगे। और बची हुई विड्थ में, जैसे कि मान लीजिए 70% विड्थ रिमेनिंग है 100% में से 30 हटाने के बाद, तो उसे हम आर्टिकल को डिक्लेयर कर देते हैं। तो राइट में 70% में अब हमारा आर्टिकल आएगा। पर आप देख रहे हैं कि फुटर अब उसमें आने लगा है। रीज़न है फ्लोट। फ्लोट की वजह से ही प्रॉब्लम आई है हमारे सामने कि फुटर अब उसी के अंदर आ रहा है। इसका हमारे पास सॉल्यूशन है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। और इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको भी कोड में आ सकते हैं। तो अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में ज़रूर हमसे पूछिएगा, आपको आंसर दिया जाएगा। कुछ एडवांस भी अगर आप इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं तो उसका भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जो हमने सेक्शन यूज़ किया था उसमें दिखाता हूँ। सेक्शन के बाद हम आफ्टर यूज़ कर रहे हैं। आफ्टर का क्या रोल है, सेक्शन के बाद क्या होगा ये डिक्लेयर कर सकते हैं इसमें। कंटेंट के अंदर हम इसमें ब्लैंक छोड़ रहे हैं। कंटेंट में अगर आप कुछ लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेक्शन के बाद आएगा। इसमें भी आप कुछ लिख के ज़रूर देखिएगा। डिस्प्ले हम टेबल कर लेते हैं। डिस्प्ले टेबल से क्या होगा कि फुटर जो है उसके एलिमेंट टेबल की तरह काम करेंगे। आप इसको नहीं भी करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा ज़्यादा। क्लियर बोथ करने से फ्लोट क्लियर हो गया है जो ऊपर था। सेक्शन के बाहर वो फ्लोट वर्क नहीं कर रहा है। अब आपको नॉर्मली अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये थोड़ा कलर वगैरह दे लेते हैं इसको, कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा ठीक कर लेते हैं। बाकी वेबसाइट्स में इतने ज़्यादा कलर्स यूज़ नहीं करते हैं, एक थीम के अकॉर्डिंग चलते हैं। पर अभी आपको समझाने के लिए हम मल्टीपल कलर्स यूज़ कर रहे हैं। और भी काफ़ी चीज़ें इम्प्लीमेंट हम इसमें कर सकते हैं, पर अभी हम इसको शॉर्ट ही रखेंगे क्योंकि जितना मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी आप पहले से प्रैक्टिस कीजिएगा जब फर्दर आकर चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिएगा। हम अगर डिव की हाइट दे देते हैं तो वो उतनी हाइट में की जगह ले लेगा। अगर हम आर्टिकल की हाइट दे देते हैं तो वो उतनी जगह ले लेगा। पर हमें हाइट कभी भी पिक्सल में नहीं देनी चाहिए। इसके ड्रॉबैक्स हैं, सेमीकोलन लगाना भूल गया मैं यहाँ पे। इसके ड्रॉबैक्स हैं, मैं आपको इसके ड्रॉबैक्स दिखाऊंगा कैसे है और किस तरह से हम उनको रिजोल्व करते हैं। ये मैंने अपने आप से ही पिक्सल में हाइट दी है जिससे आपको समझ में आए कि हम क्यों नहीं देते हैं पिक्सल में हाइट। H1 H2 और P को हम थोड़ी पैडिंग दे देते हैं जिससे वो देखने में थोड़ा अच्छा लगे। 12 पिक्सल पैडिंग दे देते हैं हम इसको, थोड़ा सही लग रहा है देखने में। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों हम हाइट को पिक्सल में नहीं देते हैं। मैं कुछ और पैराग्राफ ऐड करता हूँ। अब देखिए हमने 300 पिक्सल दिया था, 300 पिक्सल के बाद जो पैराग्राफ आ रहे हैं वो उससे बाहर निकल रहे हैं। इसके लिए हम इसकी हाइट को ऑटोमेटिक कर देंगे, ऑटो यूज़ करेंगे इसके अंदर प्रॉपर्टी। अब इससे क्या होगा कि उतनी ही हाइट होगी जितना कि हमारा कंटेंट है। आप देख रहे हैं कि डिव की उतनी हाइट है जितना उसके अंदर कंटेंट है। बॉडी में हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं क्योंकि उसके नीचे वाइट अच्छा नहीं लग रहा है। आप मल्टीपल तरीके से करके देखिए इसको, और ज़्यादा नीचे डिव सेक्शन वगैरह यूज़ करके देखिए, सब परफेक्टली वर्क करेगा। और अगर नहीं करता है तो मैं आंसर देने के लिए हूँ। देख रहे हैं आप यहाँ पे रेस्पॉन्सिवनेस नहीं आ रही है, वो उतना ही छोटा हो रहा है पर रेस्पॉन्सिवनेस नहीं आ रही। रेस्पॉन्सिवनेस के लिए एक मीडिया
प्रॉपर्टी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा यूज़ में आती है, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। मीडिया मैक्स विड्थ मिनिमम विड्थ दोनों के साथ लगा सकते हैं। मैं मैक्स विड्थ के साथ लगा के दिखा रहा हूँ। मैक्स विड्थ में क्या होता है कि इस विड्थ से कम पे नीचे लिखा हुआ कोड काम करेगा। मिनिमम विड्थ में क्या होता है कि इस विड्थ से ज़्यादा पे नीचे लिखा हुआ कोड काम करेगा। अब वो कैसे करेगा वो आपको इस एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। हमने मीडिया में मैक्सिमम विड्थ 650 पिक्सल डिसाइड की, तो अब 650 पिक्सल से जब कम होगी विड्थ तो जो हम कोड लिख रहे हैं वो वर्क करेगा। हम डिव और आर्टिकल पे एक ही बार में कोड लिख लेते हैं, विड्थ को 100% कर देते हैं उसमें। पहले डिव में 30% थी और आर्टिकल में 70% थी, अब इसको 100% कर देते हैं। जैसे ही 650 पिक्सल के नीचे जाएगी हमारी विड्थ, तो आप देखिएगा कैसी दोनों डिव और आर्टिकल की विड्थ 100% हो जाती है। और ये ही एक तरह से लेआउट का सबसे बेस्ट वर्जन है, क्योंकि आपको फ़ोन में थोड़ा अलग लेआउट चाहिए और लैपटॉप पे अलग चाहिए। देख रहे हैं, फ़ोन में कुछ इस तरह से आएगा। फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है वेबसाइट बिल्डिंग के लिए। जो फॉर्म हम रखते हैं वो फॉर्म टैग के बीच में रखते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में। और इसके अंदर एक और टैग होता है लेबल टैग। लेबल टैग हम यूज़ करते हैं किसी भी इनपुट टैग का नाम देने के लिए। और इसके बाद जो ये 4 एट्रीब्यूट यूज़ किया हुआ है ये डिफ़ाइन करेगा कि किस इनपुट टैग के लिए हमने लेबल यूज़ किया है। इसमें हम लेबल टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो लिख रहे हैं वो ही विजिबल होगा वेबसाइट में। इनपुट टैग किस तरह से काम करता है कि अगर आप इनपुट डाल रहे हैं तो आपको वेबसाइट में डेटा इनपुट करने के लिए एक जगह मिलेगी। अगर आप इनपुट कर रहे हैं मल्टीपल तरह से रिप्रेजेंट होगा कि आप किस तरह का इनपुट रख रहे हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी हमारा टाइप टेक्स्ट है, आईडी नेम है और नेम भी इसका नेम है। आईडी और नेम का रोल बाद में बैकएंड में होता है, इसके थ्रू ही डाटा पास होता है। और आईडी एक यूनिक आईडी होती है लेबल में जो हमारी शो हो रही है। रिक्वायर्ड अगर हम इसको कर देते हैं तो ये मैंडेटरी फील्ड हो जाएगी कि हमें फॉर्म में ये भरना ही होगा। और अगर हम इसको ऑटो फोकस कर देते हैं तो ऑटो फोकस का फ़ायदा ये होगा कि इस पे कर्सर इनपुट शुरुआत से ही आएगा, जैसे अब इस पे आ रहा है। ब्रेक टैग लगा देते हैं इसके बाद, इससे नेक्स्ट लाइन से शुरू हो। लेबल और उसके बाद इनपुट, यही एक बेसिक फॉर्मेट होता है फॉर्म का। और अलग अलग इनपुट टाइप पे डिपेंड करता है कि हमें लेबल कहाँ पे रखना है। जैसे कि मान लीजिए हमारा इनपुट टाइप है रेडियो। रेडियो किस तरह का इनपुट होता है मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें हमने नेम जेंडर रखा, ये हमारा नेम जो है ये बैकएंड में काम आएगा। वैल्यू हमने इसकी मेल कर दिया। वैल्यू अगर हम पहले से ही सेट कर देते हैं तो वो वैल्यू, अब हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये मेल वैल्यू सेलेक्ट हो गई है, क्योंकि हमने यहाँ इनपुट में वैल्यू मेल डाली हुई है। लेबल डाला हुआ है, इसके बाद ये लेबल पे जो मेल लिखा हुआ है वो वहाँ पे विजिबल हो रहा है। इसी तरह हम एक और रेडियो बटन क्रिएट करते हैं, इसमें मेल की जगह हम फीमेल रखते हैं। और सेम उसमें भी लेबल रखेंगे हम नीचे, जो वहाँ पे शो होगा। लेबल वेबसाइट पे विजिबल होने का काम करता है सिर्फ। इनपुट जो है वो हमारा टोटल फॉर्म की एक तरह से आप ये मानिए कि कोर है, इसी के थ्रू सारा काम होता है फॉर्म का। फॉर्म में आप इनपुट डालेंगे, फिर उस इनपुट को आप बैकएंड पे फैच करेंगे, डेटाबेस में डालेंगे, इस तरह ही सारा काम होता है। जो नेम है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप हर नेम यूनिक रखिएगा, हर आईडी यूनिक रखिएगा। 2 नेम मैच नहीं होने चाहिए, 2 आईडीज़ मैच नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप PHP या फिर कोई भी लैंग्वेज देखेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। टेक्स्ट एरिया टैग होता है, इसमें रोज़ और कॉलम डिफाइन किए हैं हमने। 10 रोज़ 30 कॉलम्स। अगर हम रोज़ बढ़ा देते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर बदल जाएगी वहाँ पे। और अगर इसमें हम बीच में कुछ लिख देते हैं टेक्स्ट एरिया के बीच में तो वो वहाँ पे विजिबल होगा। अभी हम रो 10 ही कर देते हैं। इससे अलग बहुत सारे इनपुट टाइप हैं। एक इनपुट टाइप है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स और रेडियो में क्या डिफरेंस है ये देखिएगा। इसमें आईडी और नेम दे देते हैं हम।
आईडी और नेम हमेशा यूनिक रखने हैं, और ये हर टैग में यूज़ होने वाले हैं, तो इसको तो आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर ही लीजिए। इसकी वैल्यू हमने इसमें पहले से ही दे दी है सबमिटेड, तो इसका मतलब जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो उसकी वैल्यू सबमिटेड होगी। लेबल दे दिया है इसमें हमने, जो कि वेबसाइट पे विजिबल होगा, वेबसाइट पे विजिबल हो रहा है फी सबमिटेड, जो लेबल में लिखा हुआ है। हम टेक्स्ट एरिया पे ब्रेक दे देते हैं जिससे नेक्स्ट लाइन में आ जाए। एक और चेक बॉक्स दिखाता हूँ मैं आपको बना के, जिससे आपको पता लगे कि क्या डिफरेंस हो रहा है रेडियो और चेक बॉक्स के अंदर। इसमें हम फोटो आईडी लिख लेते हैं। लेबल के अंदर जो लिखेंगे वो वहाँ पे विजिबल होगा। वैल्यू में जो लिखेंगे वो डेटाबेस में काम आएगा और बैकएंड में काम आएगा। देखिए मैं दोनों को सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, पर रेडियो बटन में मैं दोनों को नहीं सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। चेक बॉक्स और रेडियो में ये डिफरेंस होता है कि ये दोनों वैल्यू पास हो सकती हैं, उसमें से एक ही वैल्यू पास होगी। मल्टीपल भी कर सकते हैं, पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो यही है। इससे अलग हमारे पास जो है वो सेलेक्ट है, इसमें हम आईडी देंगे, नेम देंगे इसका। इसके ऑप्शन में हम वैल्यू रखेंगे प्री डिफाइन, जो पहले से ही हमारे पास होगी, जैसे हमने BA रख लिया इसमें। और मल्टीपल वैल्यू रखेंगे हम इसमें, जो हमें सेलेक्ट करने का, वहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस हो हमारे पास। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने मल्टीपल ऑप्शंस रख लिए हैं सेलेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे। अगर हम कोई सेलेक्ट करेंगे तो हम कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें भी हम एक ही बार में मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए बस हमें एक सिंपल सा एट्रीब्यूट लगाना होगा, मल्टीपल। देखिए अब हम एक बार में 2 सेलेक्ट कर पा रहे हैं। फॉर्म में बहुत सारे इनपुट टाइप होते हैं, हम मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे, और जो इनपुट टाइप हम यहाँ पे नहीं कवर करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे, प्लस वीडियो का सोर्स कोड आपको वहाँ से मिल जाएगा। थोड़ी स्टाइलिंग कर देते हैं हम इसकी, पैडिंग दे देते हैं, मार्जिन, बैकग्राउंड कलर थोड़ा सही लगेगा। इससे अलग हम अपने फॉर्म को एक नाम देते हैं जो उसके ऊपर आए, और एक बॉक्सिंग के स्ट्रक्चर देते हैं, वो फील्ड सेट से होगा। और लीजेंड में जो हम लिखेंगे वो उसका नाम आएगा ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ वो किस तरह से शो होगा वहाँ पे। फील्ड सेट आप फॉर्म के जस्ट बाद लिखिएगा, ओपनिंग टैग के बाद ओपनिंग टैग लिखिएगा, और क्लोजिंग टैग से पहले क्लोजिंग टैग को बंद कीजिएगा, उसके बाद आप लीजेंड लिखिएगा। सेम जैसे मैंने लिखा है इसी तरह आप लिखिएगा इसको। क्लोजिंग टैग से पहले इसका फील्ड सेट का क्लोजिंग टैग डालिएगा। देखिए अब ये हमारा एक फॉर्म देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। इससे अलग हम एक और लेबल तैयार करते हैं और उसके नीचे इनपुट डालते हैं। लेबल अब आप समझ ही जाइएगा कि लेबल के बाद हम 4 रखेंगे, जिससे कि उसका इनपुट टारगेट हो, किस इनपुट के लिए हो, उसके आईडी से मैच करे, और लेबल में हम जो लिख रहे हैं वो वहाँ पे आपको विजिबल होगा। इसके बाद हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट रखा, उसकी आईडी दी, नेम दिया। आईडी यूनिक होनी चाहिए, नेम भी यूनिक होना चाहिए। आईडी हमारी यहीं पे ही काम आएगी जावास्क्रिप्ट और CSS वगैरह लगाने में, और यहाँ पे भी। और नेम हमारा बैकएंड में काम आएगा। वैल्यू देंगे तो वो वहाँ पे पहले से ही प्रीसेट होगी। और साइज़ दिया है हमने, तो इसका साइज़ डिक्लेयर कर दिया है। अब ये जो इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ है उससे अलग हमने इसका साइज़ डिक्लेयर कर दिया है। वैल्यू आप किसी भी एट्रीब्यूट को दे सकते हैं, किसी भी इनपुट टैग में आप एक वैल्यू का एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं। और इसको अगर मैं रीड ओनली कर देता हूँ तो आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे, पर फिर भी इसकी वैल्यू सबमिट होगी। इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि रीड ओनली पे आप एडिट नहीं कर पाएंगे, पर इसकी वैल्यू सबमिशन के बाद सबमिट होगी। अगर आपको वैल्यू भी सबमिट नहीं करनी है तो उसके लिए आप रीड ओनली यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए आप करेंगे डिसेबल यूज़। उसमें वो वहाँ पे विजिबल होगा, आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे और उसकी वैल्यू भी नहीं सबमिट होगी।
डिसेबल यूज़ करेंगे हम। इसका साइज़ छोटा करके दिखा देता हूँ मैं आपको। अब इसकी वैल्यू भी सबमिट नहीं होगी, इसमें हमने डिसेबल यूज़ किया है। इसके बाद हम एक और लेबल यूज़ करते हैं। पहले हम इनपुट लेते हैं लिस्ट में उसका नाम डालिए। ये इनपुट लिस्ट किस तरह से काम करता है, ये एक टारगेटेड लिस्ट पे काम करेगा, जैसे हमारा लेबल एक टारगेटेड लिस्ट पे काम कर रहा था। इसमें हमने डेटा लिस्ट यूज़ किया है। डेटा लिस्ट हमारा किस तरह से काम करता है ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अब आप देख रहे हैं कि लिस्ट टारगेटेड आईडी पे काम कर रहा है। डेटा लिस्ट में भी हम ऑप्शंस डालेंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम सेलेक्ट के अंदर ऑप्शंस डाले थे, पर सेलेक्ट में और इसमें क्या डिफरेंस है ये आप देखिएगा। एक तो ये विजुअली एक दूसरे से अलग दिखाई देंगे, और इससे अलग इसके क्लोजिंग टैग से पहले हमें कुछ लिखना नहीं पड़ेगा मैनुअली। जो वैल्यूज़ हैं वो ही वहाँ पे शो होंगी, और इसमें क्लोजिंग टैग देने की ज़रूरत नहीं होती है हमें। और डेटा लिस्ट दिखने में भी अलग होगी, दिखाता हूँ आपको डेटा लिस्ट किस तरह से शो होती है। देखिए डेटा लिस्ट, तो ये तो हो गई है हमारी डेटा लिस्ट। नॉर्मली हम डेटा लिस्ट में जो डेटा फैच करते हैं वो डेटाबेस से करते हैं, जब हमारी थोड़ी ज़्यादा एडवांस वेबसाइट होती है। इससे अलग एक और लेबल तैयार किया हमने पासवर्ड के नाम का। इसमें इनपुट टाइप हम पासवर्ड रखेंगे। इनपुट टाइप पासवर्ड रखने का क्या फ़ायदा होता है वो आप देखिएगा। आईडी दे देते हैं, नेम दे देते हैं इसका। इनपुट टाइप पासवर्ड रखने का ये फ़ायदा होता है कि जो आप टाइप करेंगे वो विजिबल नहीं होगा। देखिए इसमें जो आप टाइप कर रहे हैं वो विजिबल नहीं हो रहा है। पासवर्ड में हमेशा आप इनपुट टाइप पासवर्ड ही लिखिएगा, क्योंकि मोस्टली जब पासवर्ड कोई टाइप कर रहा होता है तो वो ऐसी सिचुएशन में होता है कि कोई दूसरा बंदा उसको देख सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप ध्यान में रखते हुए पासवर्ड का टाइप पासवर्ड ही रखिएगा। इससे अलग इनपुट टाइप कलर, इसका भी लेबल हमने बनाया, आईडी बनाई है, नेम बनाया। इनपुट टाइप कलर किस तरह से काम करता है देखिएगा। ये हमें एक बॉक्स देता है जिससे हम कलर चूज़ कर सकते हैं। उस कलर की वैल्यू सेलेक्ट होकर वहाँ पे स्टोर हो जाती है। हमारे पास मल्टीपल टाइप के इनपुट हैं जो आपके काम की हैं, आप उन्हें यूज़ कीजिएगा। रेफरेंस के लिए आपको जहाँ से बाकी सभी इनपुट ये सभी इनपुट या इसका सोर्स कोड देखना है, उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। इससे अलग भी अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, उसका आंसर आपको ज़रूर दिया जाएगा। एक और इनपुट बनाते हैं हम डेट का। लेबल बनाया हमने बर्थडे, इसमें इनपुट डालते हैं हम डेट का। डेट के इनपुट से क्या होगा कि आपको कैलेंडर शो होगा वहाँ पे, उसमें आप एक डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको वो किस तरह का दिखाई देगा वहाँ पे। ये देखिए, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी अभी तक कि हम हर इनपुट पे किसी भी तरह का है वो आईडी और नेम ज़रूर लेके चल रहे हैं। ये आप ध्यान रखिएगा कि हमें आईडी और नेम हमेशा लेके चलना है। अभी आपको नेम का प्रॉपर यूज़ नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि वो एक बैकएंड लैंग्वेज के साथ बताया जाएगा, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के साथ बताया जाएगा। अभी आपके लिए थोड़ा वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, पर ये ध्यान रखिए कि आपको नेम और आईडी ज़रूर लेके चलना है हर इनपुट में। इससे अलग इनपुट टाइप ईमेल यूज़ करके दिखाता हूँ मैं आपको। इसका भी हमने लेवल तैयार किया है, आईडी डाली है, नेम डाली है, देख रहे हैं आप। एक और लेबल तैयार करते हैं फाइल के नाम से। मैं दिखाऊंगा कि ईमेल किस तरह से काम करता है, फाइल किस तरह से काम करती है। फाइल जो हमारी काम करती है वो हमें हमारे सिस्टम से फ़ाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन देती है। आप देखिएगा कि फ़ाइल किस तरह से काम करती है। जो फ़ाइल सेलेक्ट होगी वो नेम के थ्रू पास होके डेटाबेस में सेव होगी। आप
कोई भी फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं इससे। इससे अलग एक इनपुट टाइप हिडन है, इसके लिए हमें लेबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये वेबसाइट पे विजिबल नहीं होगा। इसमें भी आईडी और नेम की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये डेटाबेस में भी सेव होगा और इसकी आईडी पे आप स्टाइलिंग और सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हिडन है तो स्टाइलिंग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हम इसकी विजिबिलिटी भी ला सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम इसकी विजिबिलिटी नहीं ला सकते। इसमें एक वैल्यू रख लेते हैं क्योंकि इसमें वैल्यू वहाँ तो टाइप नहीं होगी, यहीं से ही हम एक प्रीडिफाइन वैल्यू रखते हैं जो डेटाबेस में जाके सेव हो। इससे अलग नंबर के लिए एक हम लेबल बनाते हैं और इनपुट टाइप नंबर किस तरह से काम करता है ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये भी मोस्टली हमेशा ही यूज़ करते हैं इनपुट टाइप नंबर जब हम कोई अच्छा फॉर्म बनाते हैं। एक फॉर्म में बहुत सारी एंट्रियाँ हो सकती हैं तो डिफरेंट तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं इनपुट टाइप को। नंबर किस तरह से काम करता है, इसमें एक मिनिमम प्रॉपर्टी है, एक मैक्सिमम एट्रीब्यूट है, मिनिमम मैक्सिमम एट्रीब्यूट है। इसमें मिनिमम वैल्यू रखेंगे आप, मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे। जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होगी उससे ज़्यादा या कम आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। देखिए मैं दिखाता हूँ, 15 से ज़्यादा हम नहीं बढ़ पाएंगे इसमें। मिनिमम में भी सेम सिचुएशन है, माइनस में नहीं जाएगी इसकी वैल्यू। एक और लेवल बनाते हैं रेंज का, इनपुट टाइप रेंज रखते हैं। इसमें भी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होगी, उसमें आपको वहीं पे विजिबल होगा। रेंज का एक बार बन के आएगा, उसके थ्रू आप वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें। अब देख रहे हैं हमें बार बार कर्सर नीचे लेके आना पड़ रहा है। इससे अलग सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट, इसकी वैल्यू सबमिट रखिए। ये एक सबमिट बटन देगा आपको, जो किस तरह से काम करेगा सबमिट बटन वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये सबमिट बटन के यूज़ के लिए किस तरह से काम करेगा, हम फॉर्म में ऊपर ही कुछ वैल्यूज़ डिसाइड करेंगे। सबसे फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो एक्शन होती है किसी भी फॉर्म का, कि जब हम सबमिट करेंगे तो क्या होगा फॉर्म में। इसमें क्या होगा कि जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो वो submit.php पेज पे लेके जाएगा हमें। अब submit.php पेज पे हमने स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के थ्रू कुछ स्क्रिप्ट लिखी होगी जो काम करेगी बैकएंड में और डेटाबेस से कनेक्ट करेगी हमारे डेटा को। टारगेट ब्लैंक का मतलब है कि वो नए पेज पे खुले। मेथड गेट और पोस्ट दोनों यूज़ कर सकते हैं हम। गेट मेथड के थ्रू अगर हम डेटा भेजेंगे तो वो सारा डेटा लिंक के थ्रू जाएगा, लिंक में सारी वैल्यूज़ विजिबल होंगी। और पोस्ट मेथड के थ्रू भेजेंगे तो वो लिंक में नहीं विजिबल होगी। ऑटो कंप्लीट ऑफ किया है, अगर ऑटो कंप्लीट ऑफ किया है तो उसका मतलब है कि फॉर्म अपने आप से कंप्लीट नहीं होगा। अगर आप कुछ टाइप करना चाहेंगे तो कोई सजेशन नहीं आएगा वहाँ पे। आप देख रहे हैं कि हमारी मैंडेटरी रिक्वायर्ड वैल्यू की वजह से नेम की हमें अभी वहाँ पे डिटेल डालनी पड़ेंगी नेम में। इससे अलग ईमेल में अगर हम कुछ भी ऐसे ही डालते हैं तो वो भी सबमिट नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका टाइप ईमेल है, तो इसमें प्रॉपर एक ईमेल ही सेंड हो पाएगा। तो ये हमारा एक डेमो है फॉर्म का। वीडियो लगाने के लिए हम वीडियो टैग के अंदर सोर्स टैग का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम src सोर्स के अंदर हम लोकेशन रखते हैं। अभी हमने सेम फोल्डर के अंदर वीडियो की फाइल डाली हुई है HTML ट्यूट के अंदर ही, तो हम डायरेक्ट नाम दे पा रहे हैं उसका, नहीं तो हमें पाथ डिक्लेयर करना होता। उसके बाद हमें टाइप एट्रीब्यूट में वीडियो लिखना होता है और स्लैश लगा के उसका फॉर्मेट MP4 फॉर्मेट की वीडियो है तो हमने लगाया है। नॉर्मली वेबसाइट्स जो हैं HTML के थ्रू MP4 फॉर्मेट को, बहुत कम फॉर्मेट्स को अलाउ करते हैं। MP4 आप लगा के देख सकते हैं। विड्थ और हाइट दे देते हैं हम कि कितनी विड्थ में और हाइट में वहाँ पे शो हो। और जो ये कंट्रोल्स हमने लगाया है इसके थ्रू हमें वहाँ पर कंट्रोल्स शो होंगे वीडियो के ऊपर। देख रहे हैं आप वीडियो पे कंट्रोल्स शो हो रहे हैं, आप प्ले कर पा रहे हैं उसे, स्किप कर पा रहे हैं। ये जो कंट्रोल्स शो हो रहे हैं ये जो हमने वहाँ पे वीडियो में कंट्रोल्स लगाया है उसके थ्रू शो हो रहे हैं। विड्थ और हाइट भी उतनी ही आ रही है जितनी हमने यहाँ पे स्पेसिफाई की है। हम अपनी तरफ से कुछ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं।
ऑटो प्ले अगर हम यहाँ से लगा देते हैं तो वीडियो पेज के लोड होने के बाद अपने आप से ही प्ले हो जाएगी। इससे अलग अगर म्यूटेड कर देते हैं तो वीडियो म्यूट हो जाएगी, पर हमारी वीडियो में ऑलरेडी ऑडियो नहीं है तो हम उसको नहीं देखते। इससे अलग ऑडियो लगाने के लिए ऑडियो टैग का यूज़ होता है। सेम सोर्स यूज़ होता है। सोर्स के अंदर हम src सोर्स यूज़ करते हैं और उसमें हम पार्ट डिक्लेयर करते हैं। ऑडियो फाइल भी हमने सेम फोल्डर में रखी हुई है, इसलिए हम इसका डायरेक्ट नाम डाल देंगे। mp3 ऑडियो प्रेफर करूँगा मैं, मेरे पास अभी कोई नहीं थी इसलिए मैंने ये फॉर्मेट ले लिया है। ये चल रहा है पर मोस्टली होता है कि ब्राउज़र में नहीं चले। ऑडियो लिखेंगे टाइप में आप और स्लैश लगा के MPEG, इससे आपकी ऑडियो चल जाएगी। अभी शो नहीं हो रही है क्योंकि हमने कंट्रोल्स नहीं डाले हैं, अब शो होगी क्योंकि हमने कंट्रोल डाल दिए हैं। आप देखेंगे कि अगर वीडियो से हम कंट्रोल्स हटाते हैं तो वीडियो शो होगी क्योंकि उसमें एटलीस्ट हमारे पास कुछ डेटा होता है शो करने के लिए। पर ऑडियो के केस में ये नहीं होता है, ऑडियो नहीं शो होती है, वो कंट्रोल्स के साथ ही शो होगी। इसमें भी ऑटो प्ले और म्यूट दोनों काम करते हैं। हम देख रहे हैं आप ऑलरेडी वो म्यूट है और ऑटो प्ले का ऐसा है कि मोस्टली काम नहीं करता है, ब्राउज़र अलाउड नहीं करता है इसको, पर आप लगा के रख सकते हैं अपने कोड में अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मली प्ले हो। इससे अलग यूट्यूब की वीडियो कैसे लगाते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। एम्बेडेड कोड आ रहा है ये आई फ्रेम के अंदर, जिसको आप कॉपी कर लीजिए वीडियो से और इसे अपने कोड में लगा दीजिए, ये चल जाएगा। विड्थ और हाइट स्पेसिफाई कर दीजिए, ये चल जाएगा। आई फ्रेम मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ किस तरह से काम करता है। ये दूसरी वेबसाइट का कंटेंट आपकी वेबसाइट में चला देता है। तो यूट्यूब की वीडियो को आई फ्रेम के थ्रू कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप सेम इसी स्टेप को फॉलो कीजिएगा। इससे अलग कैनवस और SVG हम ग्राफिक्स के लिए यूज़ करते हैं। कैनवस किस तरह से यूज़ होता है? एक्चुअली कैनवस को यूज़ करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट की नॉलेज की ज़रूरत है, और अभी मैंने आपको जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ाया है, तो आप जस्ट इसका एक बेसिक आइडिया ले लीजिए कि किस तरह से काम करता है। एक आईडी स्पेसिफाई की है जिससे जावास्क्रिप्ट से टारगेट कर सकें। विड्थ दी है, हाइट दी है, थोड़ी स्टाइलिंग कर देते हैं इसकी हम यहाँ पे। UGID है, इसके थ्रू हम जावास्क्रिप्ट टारगेट करेंगे। यहाँ पे हम कुछ डिज़ाइन तैयार करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। अभी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आपने नहीं पढ़ी है तो इसको आप थोड़ा लाइटली ही लीजिएगा। बस आप ये समझ जाइए कि एक कॉन्सेप्ट है, ग्राफिक्स इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। लेटर जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तब आपके लिए इजी होगा इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे हम थोड़ा स्क्रिप्ट का कोड लिख लेते हैं। देखिए आईडी ट्रिगर हो रही है यहाँ पे, जो आईडी हमने डाली थी वही गेट एलिमेंट बाय आईडी किया है हमने। इसके बाद थोड़ा कोड और लिख लेते हैं हम। देखिए जो हमने नीचे लिखा है वो यहाँ पे शो हो रहा है, देख पा रहे हैं आप। ये तो हो गया हमारा कैनवस। इससे अलग SVG भी यूज़ करते हैं हम। SVG किस तरह से यूज़ होता है? ये थोड़ा सिंपल है, इसमें हमें जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। SVG टैग के अंदर यूज़ होता है ये, और विड्थ दी है, हाइट दी है, इतनी विड्थ और हाइट में शो होगा। इसके अंदर हम एक सर्कल बनाते हैं, इसमें सर्कल, रेक्टेंगल वगैरह आप काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं। सर्कल में CX जो है वो उसकी पोजीशन बताएगा X एक्सिस में, और CY जो है वो उसकी पोजीशन बताएगा Y एक्सिस में। ये किस तरह से काम करेगा ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। इससे अलग उसका रेडियस R से डिनोट होगा कि हमारे सर्कल का रेडियस क्या होगा। आगे जब हम चलेंगे तो हमें काफ़ी चीज़ों के बारे में पता लगेगा। हम आइकन्स इंपोर्ट कर लेते हैं और बाहर से कुछ वेंडर्स यूज़ कर लेते हैं, तो इनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है SVG वगैरह की। पर फिर भी आप एक बार देखिए कि ये किस तरह से काम करता है। अब मैं इसकी X एक्सिस में अगर बढ़ाऊँगा, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं इसको जिससे विजिबल हो अच्छे से। 150 कर लेते हैं। देखिए अब ये X एक्सिस में उतना ही आगे चला गया है, तो उधर से विड्थ की वजह से ये अब पूरा नहीं शो हो पा रहा है, और हाइट भी कम है इस वजह से अब पूरा नहीं शो हो पा रहा है। अगर हम Y एक्सिस में इसको बढ़ाते हैं, अगर रेडियस थोड़ा कम कर देते हैं तो शो हो पाएगा थोड़ा, अगर विड्थ हाइट बढ़ा देते हैं तो पूरा शो हो पाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।